A37 हिंदी अध्याय 191। आपने अभी क्या कहा? अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टैंग ने जब तीनों युवकों की बात सुनी तो वह उनकी ओर मुड़ा। तीनों की उम्र लगभग उसकी ही तरह लग रही थी। वे तंग कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में हथियार थे और वे वांग टैंग को गौर से देख रहे थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे संभवतः किसी अन्य स्कूल से मार्शल आर्ट कोर्स के छात्र थे। मैंने पहले ही ब्रह्म घास चुन ली है, तुम देर से आए। वांग टैंग को अचानक थोड़ा भाग्यशाली महसूस हुआ। आज जो कुछ हुआ उसमें सचमुच भाग्य का कुछ अंश था। NOWELBJN.C ओम। बाई शियाओकाओ और उसके पिता को इन लोगों की क्षमताओं के बारे में पता नहीं था। उन्होंने बाई शियाओकाओ और उसके पिता को ये भी नहीं बताया कि वे कितने शक्तिशाली थे। इस प्रकार बाई शियाओकाओ के पिता ने अपनी सोच के आधार पर वह रास्ता चुना जो उन्हें सबसे सुरक्षित लगा। उन्होंने इन तीनों युवकों को पहाड़ के चारों ओर एक बड़ा चक्कर लगवाया, इससे पहले कि वे आखिरकार इस स्थान पर पहुंचे। जहां तक बाई शियाओकाओ की बात है, वह एक भोली भाली महिला थी। उसे नहीं पता था कि यह शॉर्टकट खतरनाक था, इसीलिए उसने वांग टैंग को यहां लाने की हिम्मत की। यदि वांग टैंग न होता तो चींटियां उसे पहले ही खा चुकी होती, जब तक कि चींटियों के घोंसले पर उसके पैर पड़ने के बाद केवल उसकी हड्डियां ही शेष रह जाती। तीनों युवकों ने शायद कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा ही इरादा लेकर यहां आएगा। जब तक वे पहुंचे, वांग टैंग ने उन्हें पहले ही हरा दिया था। वे बहुत देर हो चुकी थी। संक्षेप में, ये संयोगों की एक श्रृंखला थी। यदि कोई संयोग नहीं होता तो वांग टैंग ब्रह्म घास को सफलतापूर्वक नहीं चुन पाता। जब उन्होंने वांग टैंग को ये स्वीकार करते देखा तो युवकों के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। यह उनके लिए पहला स्कूल मिशन था। उन्हें कोई अनुभव नहीं था, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने 3 लोगों की टीम बनाई। उन्हें लगा था कि यह मिशन आसान होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आखिरी समय में ये दुर्घटना घट जाएगी। अगर वे अपने पहले मिशन में असफल हो जाते तो उनके सहपाठी उन्हें बहुत चिढ़ाते। इसके अलावा न केवल उन्हें स्कूल क्रेडिट नहीं मिल पाता, बल्कि उनके स्कूल क्रेडिट भी कट जाते। इसलिए यह उम्मीद की जाती थी कि वे बुरे मूड में होंगे। बाई शियाओकाओ और उसके पिता ने तुरंत दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल को महसूस किया। वे अब बेचैन हो गए थे। वे बस कुछ पैसे कमाना चाहते थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्थिति इस तरह खत्म हो जाएगी। पिताजी, क्या मैंने परेशानी खड़ी की? बाई शियाओकाओ का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने चिंतित होकर पूछा। यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। हालांकि अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों से निपटना आसान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे बाद में अपना गुस्सा हम पर निकालेंगे। बाई शियाओकाओ के पिता ने चिंतित होकर फुसफुसाया। उनमें से एक युवक ने कहा, दोस्त, मुझे लगता है कि तुम भी एक विश्वविद्यालय के छात्र हो, है ना? क्या तुम्हारा मिशन इल्यूजन ग्रास इकट्ठा करना है? स्कूल का मिशन पुलिस, सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो और अन्य सरकारी संगठनों के मिशनों से अलग था। पुलिस और सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो मिशन को एक साथ अलग अलग मिशन प्लेटफॉर्म पर भेजा गया। एक बार जब कोई मिशन स्वीकार कर लेता तो वे मिशन को विभिन्न प्लेटफॉर्म से हटा देते ताकि कोई दोहराव न हो। जहां तक स्कूल मिशन की बात है, नियम ये था कि हर स्कूल आंतरिक रूप से मिशन अपलोड करेगा। आमतौर पर मिशन छात्रों को मिशन सिस्टम के माध्यम से दिए जाते थे, क्योंकि प्रशिक्षक, प्रमुख और स्कूल के अन्य नेताओं के लिए इसे स्वयं करना असुविधाजनक था। इस मामले में यह सामान्य बात थी कि एक ही मिशन अलग अलग स्कूलों में दिखाई देगा। वांग टैंग और 3 युवा इसका उदाहरण थे। यह सही है। वांग टैंग ने सिर हिलाया। वह ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, अगर कुछ नहीं है तो कृपया रास्ता बना लें, मुझे जल्दी है। वह वास्तव में बहुत जल्दी में था। मिशन स्वीकार करने का उसका मुख्य उद्देश्य खुद को स्कूल छोड़ने और अपने खुद के मामलों से निपटने के लिए समय देना था। उसने पहले ही यहाँ आधा दिन बर्बाद कर दिया था। उसे डोंगहाई वापस जाने के लिए भी समय चाहिए था। मिशन के लिए समय सीमा तय थी। इस तरह के मिशन जो नज़दीक थे, उनके लिए समय सीमा 1 दिन थी। स्कूल का नियम था कि छात्रों को रात 8 बजे तक स्कूल वापस जाना था। वांग टैंग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। रुको, हमारे स्कूल के प्रशिक्षक ने भी एक इल्यूजन ग्रास मिशन जारी किया है। अगर आप उन सभी को हटा देंगे तो हम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, क्रू कट वाले युवक ने कहा। क्या यह मेरा कोई काम है? तुम्हें अपना मिशन पूरा करना है, लेकिन मुझे भी अपना मिशन पूरा करना है। वांग टैंग ने अपने रास्ते में बाधा डाल रहे 3 युवकों को देखा और वहीं रुक गया। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, इसके अलावा अगर तुम पहले आकर इल्यूजन ग्रास चुन लेते तो क्या तुम उसे मुझे दे देते? क्रू कट वाला युवक समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या जवाब दे। जैसा कि वांग टैंग ने कहा था, यदि वे पहले आकर ब्रह्म घास चुन लेते तो वे उसे दूसरों को नहीं देते। मिशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि आपने पहले से ही आवश्यक संख्या में जड़ी बूटियां चुन ली हैं, तो आप जितनी अधिक जड़ी बूटियां चुनेंगे, आपको उतने ही अधिक क्रेडिट मिलेंगे। वे सभी मार्शल आर्ट के रास्ते पर चल रहे थे। संसाधन सीमित और सीमित थे, इसलिए अधिक क्रेडिट होने से कौन इनकार करेगा?
अरे, हम 3 हैं और एक वो है। क्या हमें डर है कि हम उससे हार जाएंगे? ऐसी स्थिति में हम केवल लड़ सकते हैं, कोई और विकल्प नहीं है। एक और युवक जिसका स्वभाव बहुत खराब था ने तुरंत गाली दी। उसने अपना युद्धक ब्लेड वांग टैंग की ओर तान दिया। इस दृश्य को देखने के बाद उस युवक और अंतिम छात्र को पता चल गया कि यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होगा। वे जड़ी बूटियां भी छीनने के लिए तैयार हो गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जैसे कोई झगड़ा शुरू होने वाला हो। लेकिन अगले ही पल वे तीनों अचानक वांग टैंग के पीछे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इस तरह की छोटी मोटी चालें चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हाव भाव बिल्कुल भी सटीक नहीं हैं। मैं आपकी अभिनय क्षमता को कमतर आंकूंगा। वांग टैंग अवाक रह गया। अचानक उसे लगा कि कोई छाया उसके सिर के ऊपर से नीचे आ रही है। वांग टैंग ने धीरे से अपना सिर उठाया। एक विशालकाय अजगर चट्टान से ऊपर की ओर चक्कर लगाता हुआ आ रहा था। उसका शरीर बहुत मोटा था और वह अपनी ठंडी और सीधी पुतलियों से सबको नीचे की ओर देख रहा था। वांग टैंग इसके सबसे करीब था, इसलिए उस पर पहले हमला हुआ। यहाँ एक स्टार जानवर है। धिक्कार है, मुझे लगा कि मैं होशियार हूँ। वांग टैंग को थोड़ा अजीब लगा। ये पहली बार था जब बाई शियाओकाओ और उसके पिता ने इतना बड़ा सांप देखा था। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए और वे कमजोर होकर जमीन पर लेट गए। तीनों युवकों के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। हिस, विशाल अजगर ने आसमान की ओर फुफकार मारी और फिर नीचे गिर पड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, उसका पहला लक्ष्य वांग टैंग था। एक भयंकर आभा तीखी दुर्गंध के साथ उसकी ओर बढ़ी। जल्दी करो और भागो, बाई शियाओकाओ ने हिम्मत जुटाई और दांत पीसते हुए चिल्लाए। वांग टैंग ने कोई हरकत नहीं की। वह वहीं खड़ा रहा और उस विशालकाय अजगर को अपने ऊपर गिरते हुए देखता रहा। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उनका कहना था कि यह विशालकाय अजगर बहुत बदकिस्मत है। चाहे वह किसी को भी भड़काए, उसे तुरंत मरने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने उसे भड़काना चुना। उसे अब मरना ही होगा। विशालकाय अजगर का विशाल सिर उसके ठीक सामने था। हालांकि वांग टैंग के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अपनी मुट्ठी बाहर निकाली। यह एक गंभीर मुक्का था। टू टकराना। एक पल में विशाल अजगर का सिर फट गया। आसमान से टपकते हुए वह खून की बारिश में बदल गया। उसके शरीर का बाकी आधा हिस्सा जमीन पर गिर गया। वह कुछ बार हिलता रहा और फिर रुक गया। वांग टैंग, एक क्षण के लिए पूरा स्थान शांत हो गया। हर कोई अवाक रह गया। बाई शियाओकाओ और उसके पिता, साथ ही तीनों युवक, सभी की आवाज़ चली गई थी। वे बस वांग टैंग और जमीन पर पड़े विशालकाय अजगर के शरीर के आधे हिस्से को बेसुध होकर देख रहे थे। प्रभाव बहुत बड़ा था। ये केवल एक मुक्का था, फिर भी वह एक स्टार जानवर को सीधे मारने में कामयाब रहा। ये कैसी शक्ति थी? बाई शियाओकाओ और उसके पिता इस बात को समझ नहीं पाए। तीनों युवक भी कुछ नहीं समझ पाए। हालांकि उन्हें आखिरकार पता चल गया कि वांग टैंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे नाराज कर सकें। वांग टैंग ने एक ही मुक्का मारकर विशालकाय अजगर को मार गिराया था, लेकिन उसकी मुट्ठी पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। उसने मुड़कर तीनों युवकों की तरफ देखा। तुमने अभी क्या कहा? तीनों युवकों के चेहरे पर मुस्कान जम गई। पहले झगड़ा करने वाला बदमिजाज युवक अपने माथे पर पसीना लिए हुए था। उसके होठों के किनारे पर मुस्कान थी जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। उसने अपनी लार नीली और कहा, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी है। अध्याय 192, आक्रमण। तीनों युवक बहुत उदास थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह में गंदगी ठूंसी गई हो। यह व्यक्ति कहाँ से आया? वह सचमुच जवान दिखता था, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि वह एक कीड़े जैसा लगता था। इसके अलावा इल्यूजन ग्रास चुनना एक अपेक्षाकृत सरल मिशन था जिसमें बहुत कठिनाई नहीं थी। इस राक्षस ने इसे क्यों लिया? वे समझे नहीं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। गलतफहमी। वांग टैंग ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उसने कहा, किसी तरह मुझे याद है कि यह वह नहीं था जो आपने अभी कहा था। नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब यही था। चूंकि तुमने ब्रह्म घास चुनी है, इसलिए ये तुम्हारी है। हम इस युग के अच्छे युवा हैं जिनका नैतिकता, बुद्धि, खेल, सौंदर्य और श्रम में व्यापक विकास हुआ है। हम तुम्हारा लाभ छीनने जैसा कुछ कैसे कर सकते हैं? तीनों ने सिर हिलाकर इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया। बकवास, वे इसे तब भी स्वीकार नहीं करेंगे जब वे मर जाएंगे। उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो एक ही मुक्के से एक स्टार जानवर को चीर सकता था। वे कुछ समय पहले ही एक स्टार मार्शल योद्धा बने थे। अगर वे उससे लड़ते तो वे उसका एक भी मुक्का नहीं झेल पाते। क्या होगा अगर वो दुखी हो जाए और उन सभी को पीट पीट कर मार डाले? उनकी माताओं ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जब वे अपने दिल की बात माने तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के उसका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। बाई शियाओकाओ और उसके पिता दंग रह गए। एक क्षण पहले वे तीनों अभी भी उग्र और दृढ़ थे। अब वे बहुत डरे हुए थे। ये कुछ नया था।
क्या आप एक मौके के लिए लड़ना नहीं चाहते? वांग टैंग ने पूछा। फसाना, यह निश्चित रूप से एक जाल था। नहीं नहीं, तीनों ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। उनके दिलों में घृणा भरी हुई थी। वे मूर्ख नहीं थे और इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बन सकते थे। मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां देने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि तुम उन्हें नहीं चाहते तो भूल जाओ। वांग टैंग ने अपना सिर हिलाया, मानो उसे उन पर दया आ रही हो। उनके होठों के किनारे थोड़े से फड़क उठे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अजीब तरह से हंसे। तुम मजाक कर रहे हो? हमें अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, हम पहले निकलेंगे। फिर वे सावधानी से पीछे हट गए। उन्हें डर था कि वांग टैंग अचानक उन पर हमला करेगा और उन्हें पीछे रहने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि वे स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा सोच रहे थे। अगर वे उस पर हमला नहीं करते तो वांग टैंग उनकी परवाह करने में बहुत आलसी था। वांग टैंग की नज़र मृत अजगर पर गई। रिक्त विशेषता 5, लकड़ी बल 6। उन्होंने विशालकाय अजगर के शरीर का निरीक्षण करने से पहले 2 विशेषता बुलबुले उठाए। उन्हें कोई ताराकोर या तारा हड्डी नहीं दिखी, लेकिन उस विशालकाय अजगर पर लगा कवच कुछ पैसे का था। उसने उसे उतारकर अपने बैग में रख लिया। इस विशालकाय अजगर का मांस और खून तुम्हें बहुत लाभ पहुंचाएगा। अगर तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती तो तुम इसे नीचे ले जा सकते हो। वांग टैंग ने अपने लिए थोड़ा मांस लिया और फिर बाई शियाओकाओ और उसके पिता से बात करने के लिए उठ खड़ा हुआ। बाई शियाओकाओ और उसके पिता वांग टैंग से थोड़ा डरे हुए थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि वांग टैंग उनके साथ विशालकाय अजगर का मांस और खून साझा करने को तैयार है तो वे बहुत खुश हुए। क्या ये वास्तव में हमारे लिए है? बाई शियाओकाओ ने झिझकते हुए पूछा। उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो आप इसे जंगली जानवरों के लिए यहीं छोड़ सकते हैं, वांग टैंग ने उदासीनता से कहा। हाँ हाँ हाँ, हमें ये चाहिए। बाई शियाओकाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या मजाक है? यह एक स्टार बीस्ट का खून और मांस था। सामान्य लोगों के लिए यह अत्यंत दुर्लभ था। इसे खाने से न केवल उनके स्वास्थ्य को लाभ होगा, बल्कि अगर वे इसे बेचेंगे तो वे कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। ये कैसे संभव था कि वे इसे नहीं चाहते थे? दूसरी ओर तीनों युवक एक क्षण भी विश्राम करने का साहस न करते हुए पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ पड़े। जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो तीनों ने पीछे देखा। उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि वांग टैंग उनका पीछा नहीं कर रहा था। हाँ, मैं तो लगभग डर के मारे मर ही गया। कटे हुए बालों वाला युवक अजीब तरह से हंसा और अपनी छाती थपथपाए। हाँ, मैं लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर बैठा, गुस्से वाले युवक ने शर्मिंदगी से कहा। चलो चलते हैं, मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहता। मुझे अपने स्कूल के क्रेडिट कटने से कोई परेशानी नहीं है, मैं इसे एक सीख के रूप में लूँगा। मैं अभी अभी एक मार्शल योद्धा बना हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा गर्व है। भविष्य में जब मैं बाहर आऊँगा तो मुझे कम प्रोफाइल रखना होगा, आखिरी युवक ने डरते हुए कहा। चलो चलें। वे तीनों बिना पीछे मुड़े ही चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रूर राक्षस उनका पीछा कर रहा हो। हालांकि आप अभी भी उनकी दिशा में हल्की आवाज़ें सुन सकते थे। वैसे वो व्यक्ति किस स्कूल से आया था? वो बहुत डरावना था। क्या वो डोंगहाई विश्वविद्यालय से है? वह हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी से हो सकता है। उसके जैसे राक्षस केवल इन 2 स्कूलों में ही दिखाई देंगे। उसे इस साल राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। उस समय हम जान पाएंगे कि वो कौन है। आप ठीक कह रहे हैं। जब वे दूर चले गए तो उनकी बातचीत सुनाई नहीं दी। उधर वांग टैंग अपना काम निपटाकर गांव लौट आया। उसने बाई शियाओकाओ और उसके पिता को अलविदा कहा और टैक्सी लेकर डोंगहाई वापस चला गया। अब और मत देखो, तुम उसके जैसी दुनिया में नहीं रहते, बाई शियाओकाओ के पिता ने आह भरी जब उन्होंने अपने बगल में विचलित बाई शियाओकाओ को देखा। मुझे पता है, बाई शियाओकाओ ने उदास होकर कहा। NO, ओम। वांग टैंग तुरंत वापस नहीं गया। इसके बजाय वह वापस घर चला गया। डियर गार्डन स्थित अपने घर में ली जियुमेई ने जब वांग टैंग को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुई। उसने पूछा, बेटा तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुमने कोई गलती की थी और स्कूल ने तुम्हें निकाल दिया? वांग टैंग उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह वापस आएगा तो खुश होने के बजाय ली जियुमेई चिंतित होगी कि उसने स्कूल में परेशानी खड़ी कर दी है। माँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा है? क्या तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकती? वांग टैंग ने गुस्से से कहा। हाँ, ये सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी थी। बैठो और डो डो के साथ खेलो। मैं आज रात और भी व्यंजन बनाऊंगी। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया खाना बनाती हूँ। ली जियुमेई को पता था कि वह बहुत ज़्यादा सोच रही थी, इसलिए वह शर्मिंदगी में मुस्कुराई और जल्दी से रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। वांग टैंग ने अपना सिर हिलाया। वह लिविंग रूम में गया और उस छोटी लड़की को गोद में उठाया जो टीवी पर कार्टून देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोडो, क्या तुम्हें अपने भाई टैंग की याद आए? हाँ। डोडो ने अनिच्छा से कार्टून से अपनी नज़र हटा ली और वांग टैंग की ओर देखा। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। कितनी आज्ञाकारी! वांग टैंग ने अपनी नाक थपथपाई और मुस्कुराया।
शाम 6 बजे के बाद वांग शेंगुओ को पता चला कि वांग टैंग घर पर है, इसलिए उसने अपना काम छोड़ दिया और रात का खाना खाने के लिए जल्दी घर चला गया। वांग शेंगुओ ने खाने की मेज पर रखे व्यंजनों की कतार को देखा और मुस्कुराया। देखो, जब तुम वापस आते हो तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये सभी स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। आमतौर पर हमें इस तरह के व्यवहार का आनंद नहीं मिलता है ना दो दो? हाँ। कुछ समय तक वांग शेंगुओ और ली जिमेई के साथ बातचीत करने के बाद डोडो धीरे धीरे उनसे अधिक परिचित हो गई। वह और भी मुखर होने लगी। इस समय वह चावल के कटोरे में अपना चेहरा ठूंस रही थी। जब उसने वांग शेंगुओ का सवाल सुना तो उसने अपना गंदा चेहरा उठाया और अपने छोटे से सिर को गुस्से से हिलाया। हा हा हा। वांग शेंगुओ और वांग टैंग जोर से हंसे। तुम लालची छोटी बिल्ली। ली जिमेई मुस्कुराई और डोडो के गंदे चेहरे को पोंछा। फिर उसने डोडो के लिए कुछ खाना निकाला। हालांकि वह वांग टैंग को नहीं भूली। उसने उसके चावल के कटोरे को इतना ढेर कर दिया कि वह एक छोटे पहाड़ जैसा दिखने लगा। ज्यादा खाओ, अपने आप को देखो, तुम कुछ हफ्तों के लिए ही बाहर गए थे, लेकिन तुम बहुत दुबले हो गए हो, ली जिमेई ने कहा। वांग टैंग अवाक रह गया। सच में घर वापस आना एक गलत निर्णय था। रात्रि भोजन समाप्त करने के बाद वांग टैंग विश्वविद्यालय शहर में अपने किराए के घर में चला गया। कौवे का अंडा अभी तक नहीं फूटा था। वांग टैंग ने उसे अपने स्कूल के छात्रावास में लाने की तैयारी कर ली थी, ताकि अगर अचानक वह बिना जाने फूट जाए तो उसे पता न चले। वह जल्दी से वापस लौटा और अंततः ठीक 8 बजे स्कूल के गेट पर प्रवेश करने में सफल रहा। ये छोटा सा बच्चा, गार्ड ने भागते हुए पीछे की ओर देखा। वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। रसद भवन में रात के 8 बज चुके थे, लेकिन बिल्डिंग में अभी भी रोशनी थी। कई छात्र बिल्डिंग में आ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दिन के समय से कुछ अलग नहीं है। वांग टैंग अपना मिशन सौंपने के लिए सीधे तीसरी मंजिल पर चले गए। वो इल्यूजन ग्रास के डंठलों पर से गुजरा और उसका मिशन पूरा माना गया। वांग टैंग का पहला मिशन एक बेहतरीन अंत के साथ समाप्त हुआ। खैर, हालांकि एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद वह सेक्शन 3 में स्थित अपने नंबर 1 छात्रावास में वापस चला गया। जैसे ही उसने मुख्य द्वार से अंदर कदम रखा, इससे पहले कि वह प्रकाश जला पाता, उसने महसूस किया कि तेज हवा का झोंका उस पर आक्रमण कर रहा है। कौन है ये? वांग टैंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह चौंक गया। दूसरे पक्ष ने असाधारण तेजी से हमला किया। वह समय पर बच नहीं सका और हमले का जवाब देने के लिए केवल अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल कर सका। अध्याय 193। क्या वो मर चुका है? अनुवादक हेनी ट्रांसलेशंस। संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। टकराना। वांग टैंग को लगा कि उसकी मुट्ठी किसी की हथेली से टकरा रही है। तभी एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। बहुत बड़ी ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया और उसे लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंधेरे में खड़ा व्यक्ति आश्चर्य से बोला। वांग टैंग ने एक कदम पीछे हट लिया। जब उसने अपने नीचे के फर्श पर कदम रखा तो वह टूट गया। फिर उसने पीछे धकेलने वाले बल को हटा दिया। वांग टैंग को आखिरकार अंधेरे में गौर से देखने का समय मिला। आप कौन हैं? दूसरे पक्ष ने नाक भान से कोड़ी। फिर उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। उसकी हथेली पर एक हल्की चमक थी। ये शक्ति थी, लेकिन ये बहुत सघन थी। चमक सीमित थी। अगर आप बहुत शक्तिशाली नहीं होते तो आप इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा पक्ष एक शांत और क्रूर व्यक्ति था। उनके हमले निर्दयी और घातक थे। उनकी हथेली पर हल्का हरा रंग एक ब्लेड के आकार में इकट्ठा हो गया था। ये बेहद तेज था। हर एक मुक्का, हर एक हथेली और हर एक लात भयावह शक्ति वाले हथियारों की तरह लग रही थी। वे सभी उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध रहे थे। वांग टैंग की अभिव्यक्ति अब अत्यंत गंभीर थी। भाड़ में जाओ। आखिर मैंने किसे भड़काया? किसने इतना शक्तिशाली व्यक्ति मुझे मारने के लिए भेजा? उसने मन ही मन कोसा। हालांकि उसने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने कुछ ऐसे हमलों को चकमा दिया जो बेहद घातक थे और पीछे मुड़ गया। वह भाग गया। हमलावर बाहर उसका स्कूल था। वांग टैंग का मानना था कि अगर वह भागकर मदद के लिए चिल्लाने में सक्षम हो गया तो स्कूल के अंदर के शक्तिशाली योद्धा उसकी आवाज़ सुन लेंगे और उसे बचाने के लिए आएंगे। चाहे वह हत्यारा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे बिना किसी प्रतिरोध के पकड़े जाएंगे और मौके पर ही मर जाएंगे। उसकी योजना अच्छी थी, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। जब वह तेज गति से दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वहां एक अदृश्य ऊर्जा दीवार थी जो उसके पीछे हटने के रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी। अरे यार, मुझे मारने के लिए तुम इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? क्या ऐसा करने की जरूरत है? वांग टैंग ने मन ही मन कोसा। उसे यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने पहले से ही एक रून सरणी स्थापित कर रखी थी। जैसे ही वह वापस आया और छात्रावास में कदम रखा, सरणी सक्रिय हो गई और वह अंदर फंस गया। दिल ही दिल में जब स्कूल के शक्तिशाली योद्धाओं ने उसे खोजा होगा तो उसकी लाश ठंडी हो गई होगी। ये तो घड़े में कछुए को पकड़ने की कैसी योजना है?
चूंकि दूसरे पक्ष ने ये जाल बिछाया था, इसलिए उन्हें स्कूल के शक्तिशाली योद्धाओं को कुछ पता चलने से पहले ही उसे मार डालने का पूरा विश्वास था। वांग तेन को लगा कि वो मरने वाला है। मैंने तो बस दोपहर में थोड़ी बहुत शेख ही बघारी थी, तुम मुझे रात में मरने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? भगवान, तुम कितने निर्दयी हो। आखिर कौन मुझे मारना चाहता है? चेन जियांगमिंग, रेन क्विनकॉन्ग? वांग टैंग का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। पूरा छात्रावास रून व्यू से घिरा हुआ था। अगर वह चिल्लाता भी तो कुछ नहीं होता। यदि घर का पूरा अंदरूनी हिस्सा नष्ट भी कर दिया जाए तो भी कोई भी बाहर की एक भी आवाज नहीं सुन सकेगा। इस समय उसके पीछे हवा का एक और शक्तिशाली झोंका महसूस हुआ। हमलावर ने एक बार फिर उस पर पीछे से हमला किया। वांग टैंग को अपने दिल में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और उसका चेहरा बदल गया। लानत है, लानत है, मैं अपना सब कुछ देने जा रहा हूं। वांग टैंग ने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया और अपने स्टेप्स ऑफ गेल को अंजाम दिया। उसका पूरा शरीर हवा के झोंके में बदल गया था। वह मौके पर ही गायब हो गया। हो! अंधेरे में खड़े व्यक्ति ने दूसरी बार चिल्लाकर कहा। वह व्यक्ति हैरान लग रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने हमला करना बंद नहीं किया। जब उन्हें लगा कि वांग टैंग की गति बहुत बढ़ गई है तो उन्होंने भी अपनी गति बढ़ा दी। हमलावर ने वांग टैंग का लगातार पीछा किया। यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है? वांग टैंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय कर ली। अत्यंत चमकदार प्रकाश की एक गेंद उसकी दृष्टि में प्रवेश कर गई, जिसने उसे लगभग अंधा कर दिया। मैं निष्क्रिय हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं निष्क्रिय हूँ। महत्वपूर्ण बातों पर 3 बार जोर दिया जाना चाहिए। वांग टैंग अचंभित रह गया। ये पहली बार था जब उसने इतनी बड़ी शक्ति को चमकते हुए देखा था। ये शक्ति का कौन सा स्तर है, वह नहीं जानता था। हालांकि एक कोने में फंसा खरगोश फिर भी संघर्ष करेगा। मरने का इंतजार करना कभी उसका विकल्प नहीं था। इस समय वह अपनी क्षमता को छिपाने के बारे में और अधिक परवाह नहीं कर सकता था। उसने एक ही विस्फोट में अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। पीछे हटने के बजाय उसने हमला किया। युद्ध की तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और हवा में एक चमकदार तलवार की चमक बिखेर दी। उसने अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण सीधे प्रयोग किया। एक सोने की और एक लाल, 2 तलवारें एक दूसरे से गुंथी हुई बाहर निकलीं। टकराना! हो! जोरदार धमाके के बीच तीसरी चीख सुनाई दी। वांग टेंग को इस आवाज की परवाह नहीं थी। जब उसकी तलवार की उपस्थिति दूसरे पक्ष से टकराई तो उसने प्रभाव का इस्तेमाल करके अदृश्य दीवार के किनारे पर जल्दी से वापस चला गया। बूम बूम बूम! 2-3 सांसों में ही वांग टैंग ने हथेली से कई वार किए। जब उसकी जान खतरे में थी तो उसकी क्षमता ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। इस समय उसके हाथ की गति आश्चर्यजनक थी। एक वह जानता था कि वह दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए एकमात्र रास्ता यह था कि वह व्यूह को नष्ट कर दे और भाग निकले। दरार! वांग टैंग ने जब यह आवाज सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। उसके सभी सैन्य हमलों की बमबारी के कारण अंततः अदृश्य दीवार पर दरारें पड़ गईं। दूसरे पक्ष को शायद उम्मीद नहीं थी कि वांग टैंग की छिपी हुई क्षमता 3 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंच जाएगी। सभी अलग अलग बलों के जुड़ने के कारण उसकी क्षमता 4 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर भी हो सकती है। जब उसने पूरी शक्ति से आक्रमण किया तो वह रून व्यू को तोड़ने में सफल हो गया। जैसे ही वांग टैंग एक अंतिम प्रयास के साथ दीवार को तोड़ने की योजना बना रहा था, उसके सामने की अदृश्य दीवार बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसकी मुट्ठी हवा में उठी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। वांग टैंग अवाक रह गया। उसके पीछे धमाकों की आवाज गायब हो गई थी। तभी अचानक कमरे में एक तीखी आवाज सुनाई दी। थप्पड़! लिविंग रूम की लाइटें किसी ने जला दी थीं। अचानक आई रोशनी से वांग टैंग की दृष्टि धुंधली हो गई। उसके चेहरे का भाव बदल गया। अचानक उसने एक आवाज सुनी। ठीक है, तमाशा खड़ा करना बंद करो। यह एक महिला की सुस्त आवाज थी, लेकिन वांग टैंग ने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर घुमाकर देखा। पूरा लिविंग रूम अस्त व्यस्त था। कई जगहें क्षतिग्रस्त थीं और हर जगह छेद और दरारें थीं। ये देखना असहनीय था। लिविंग रूम में सोफे पर एक युवती बैठी थी जिसकी उम्र करीब 27 साल थी। वह वांग टैंग को दिलचस्पी से देख रही थी। तुम कौन हो? वांग टैंग ने उसकी ओर देखा और सतर्कता से पूछा। महिला धीरे से मुस्कुराई। अंदाजा लगाओ, वांग टैंग। अपने सिर का अनुमान लगाओ। NOWELL-BJN.C। ओम, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बिना किसी कारण के मेरे घर में घुस आए और बिना कुछ कहे मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे हाथों लगभग मर ही गया था। फिर भी तुम दिखावा कर रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, तुम गुस्से में हो। महिला ने वांग टैंग का बेहद काला चेहरा देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम क्यों हंस रहे हो? वांग टैंग ने काले चेहरे के साथ कहा। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम बहुत दिलचस्प लगते हो। तुम 3 साल के बच्चे की तरह लगते हो जिसे पड़ोस के बड़े बच्चे ने तंग किया है। क्या तुम अब वापस जाकर अपनी माँ को ढूंढना चाहते हो? महिला ने मजाक में कहा। मिनहैश, आप 3 साल का बच्चा किसे कह रहे हैं?
तुम्हें ही अपनी माँ की तलाश करनी है। वांग टैंग की भौहें अचानक ऊपर उठ गईं, वो क्रोधित था। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि यह महिला उसे मारने नहीं आई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका क्या मकसद था, लेकिन कम से कम वो सुरक्षित तो था। वांग टैंग ने गहरी सांस ली और महिला द्वारा भड़काए गए गुस्से की ज्वाला को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने शांति से कहा, चूंकि तुमने कहा कि मैं 3 साल का बच्चा हूं, तो क्या तुम यह नहीं मान रही हो कि तुम पड़ोस में रहने वाली बड़ी बच्ची हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो महिला अचानक सोफे से गायब हो गई और वांग टैंग के पास आ गई। फिर दस्तक, उसने मुक्का मारकर उसका सिर पीट दिया। वांग टैंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो हमले से बच नहीं सका, उसे कष्ट सहना पड़ा। हिस, उसने बहुत जोर लगाया था, इतना जोर लगा कि वह दर्द से कराह उठा। तुमने ही यह कहा है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? वांग टैंग ने अपना सिर रगड़ा और महिला को घूर कर देखा। साथ ही उसने कुछ कदम पीछे हटकर दूसरी पार्टी से दूरी बनाए रखी। भले ही वो कितनी भी दूर क्यों न हो, ये बेकार था। वो बहुत भयावह रूप से शक्तिशाली थी। मैं तो कह सकती हूँ, लेकिन आप नहीं कह सकते, महिला अस्पष्टता से मुस्कुराई। अध्याय 194, एक बदमिजाज महिला। एक अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। लिविंग रूम में वांग टैंग और महिला एक दूसरे के सामने बैठे थे। हालांकि वांग टैंग असाधारण रूप से सतर्क रहे। वो बहुत परेशान था। उसे पूरी उम्मीद थी कि यह महिला जल्द ही चली जाएगी। हालांकि दूसरी पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस समय, क्योंकि वे अपेक्षाकृत करीब थे, वांग टैंग अंततः उसे ध्यान से देख सकता था। महिला का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था। वांग टैंग ने अब तक जितनी भी महिलाओं को देखा था, उनमें से कोई भी उसके जैसी खूबसूरती को नहीं हरा सकता था। यहाँ तक कि लिन चौहान भी नहीं। इसके अलावा उसकी आभा बहुत शानदार थी। उसकी आभा आलसी, कुलीन, सुंदर और यहाँ तक कि गरिमा में थी। कई अलग अलग आभाएं एक साथ मिल गईं, फिर भी यह बिल्कुल भी विरोधाभासी नहीं लगा। या यूं कहें कि वह स्वयं एक विरोधाभास थी। इसलिए चाहे उसकी आभा कितनी भी विरोधाभासी क्यों न हो, यह बेमेल नहीं लगेगी। यह अन्य लोगों पर और भी गहरी छाप छोड़ेगी। यह एक ऐसी महिला थी जो जहां भी जाती, सुर्खियों में रहती। ये सोचकर वांग टैंग अचानक स्तब्ध रह गया। अभी अभी उसके पूरे जोर के हमले से इस महिला को कोई चोट नहीं लगी, यहाँ तक कि उसके कब्जों पर भी कोई निशान नहीं पड़ा। ये क्षमता सचमुच आश्चर्यजनक थी। वांग टैंग उसे समझ नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने गहरी सांस ली और कहा, बहन, क्या मैं बहुत बुरी दिखती हूँ? महिला मुस्कुराए और उसे धीरे से देखा। नहीं, नहीं। वांग टैंग कांप उठा और उसने अजीब लहजे में जवाब देते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें अपने शब्दों को फिर से व्यवस्थित करने का एक मौका दूंगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम अभी कह सकती हो। महिला ने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने क्रॉस करके रखीं और आलस से सोफे पर झुक गई। वह अपनी लंबी टांगें हल्के से हिला रही थी। वे बेहद खूबसूरत थीं। वांग टैंग की नज़र लगभग उसकी टांगों पर ही टिकी हुई थी। हालांकि वह सीधा बैठा, पोकर की तरह सख्त और सीधे सामने की ओर देखता रहा। उसने सूखी खांसी निकाली और कहा, युवा मिस, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम क्या चाहती हो? ओह, असल में मैं कुछ नहीं करना चाहती। ओल्ड पेंग ने कहा कि हमारे स्कूल में एक अद्भुत प्रतिभा है और मुझे जल्दी से वापस आकर देखने के लिए कहा। इसलिए मैं देखना चाहती थी कि तुम में किस तरह की प्रतिभा है। मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती थी जिसके पास मुझे युद्ध के मैदान से वापस लाने की क्षमता है, महिला ने शांति से जवाब दिया। यहाँ बहुत सारी जानकारी थी। अभी युद्ध के मैदान से वापस आए हो? आखिर यह महिला कौन थी? इसके अलावा उन्होंने ओल्ड पेंग का भी उल्लेख किया। वांग टैंग ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप राष्ट्रपति पेंग की बात कर रहे हैं? और कौन है? महिला ने अपने नाखून खंगाले और सहजता से उत्तर दिया। और आप? वांग टैंग ने सावधानी से पूछा। इस महिला ने पेंग युआनशान को बूढ़ी पेंग कहा था। उसका दर्जा ऊंचा रहा होगा। महिला ने अपना सिर उठाया और वांग टैंग की ओर देखा। उसने चंचल स्वर में उत्तर दिया, मैं आपकी प्रिंसिपल हूँ। क्या बकवास है? वांग टैंग अचंभित रह गया। प्रधानाचार्य? उसने अपने सामने बैठी शांत महिला को देखा। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे अपनी प्रिंसिपल की छवि से नहीं जोड़ पाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो? वांग टैंग ने उत्सुकता से पूछा। महिला ने अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि वो दरवाजे की ओर देखने लगी। इसी समय अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, हाँ, वो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है, डैन ताइक्सुआन। राष्ट्रपति जी। वांग टैंग चौंक गया। इस समय पेंग युआनशान ने आगे बढ़कर उसकी ओर सिर हिलाया। उसने अस्त व्यस्त दृश्य को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। डैन ताइक्सुआन, क्या आप वांग टैंग की क्षमता का परीक्षण करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ढूंढ सकते? नहीं, डैन ताइक्सुआन ने उदासीनता से उत्तर दिया। पेंग युआनशान। जब उसने देखा कि पेंग युआनशान भी इस महिला के सामने हार का सामना कर रही है, तो वांग टैंग के दिल की निराशा तुरंत शांत हो गई।
खैर, इस स्थिति को देखते हुए यह महिला वास्तव में प्रिंसिपल थी जिसने पहले कभी खुद को प्रकट नहीं किया था। लेकिन ये थोड़ा अकल्पनीय था। उसने उस महिला की तरफ देखा जो आलस से सोफे पर लेटी हुई थी। वह बिल्कुल भी प्रिंसिपल जैसी नहीं लग रही थी। वांग टैंग के होठों के कोने थोड़े से फड़क उठे। उसने अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि अब वो अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करे। पेंग युआनशान भी असहाय महसूस कर रहा था। उसने मुड़कर वांग टैंग से कहा, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि वह वास्तव में हमारी प्रिंसिपल है। वह बस तुम्हारी योग्यता का परीक्षण करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग टैंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह असंभव था कि उसे कोई चिंता न हो। अभी अभी की लड़ाई में उसने डैन ताइक्सुआन के सामने अपनी सारी क्षमता उजागर कर दी थी। जीवन मरण की स्थिति में उसने बहुत सारी बातें उजागर कर दी थीं। अब इस सुंदरी के सामने उसके पास कोई रहस्य नहीं था। इससे वांग टैंग थोड़ा असहज हो गया। वो इसे आसानी से जाने नहीं दे पा रहा था। ठीक है, ओल्ड पेन, समय बर्बाद करना बंद करो। इलाके में इधर उधर मत घूमो। क्या तुम्हें स्कूल में बहुत काम नहीं निपटाने हैं? जल्दी करो और वापस जाकर वही करो जो तुम्हें करना है। जल्दी करो, मैं इस आदमी का काम संभाल लूंगा। डैन ताइक्सुआन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और कहा। वांग टैंग, पेंग युआनशान, जिसे बिना किसी कारण के भगा दिया गया था, को लगा कि उसके माथे की नसें बाहर निकल आए हैं। उसका सिर जल्द ही फटने वाला था। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। रायपुर की महिला इस आई संचालित स्टॉक विश्लेषण टूल से अमीर बन गई। तो क्या आप जानते हैं कि स्कूल में कई बातों का ध्यान रखना होता है? इससे पहले आप कहाँ थे? प्रिंसिपल होने के नाते आप हमेशा गायब रहते हैं और सब कुछ दूसरों पर छोड़ देते हैं। शर्म नहीं आती आपको? कितना गहरा आक्रोश! वांग टैंग ने बड़ी बड़ी आंखों से पेंग युआनशान को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, डैन ताइक्सुआन एक दुष्ट चरित्र वाली महिला थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पेंग भी उस पर बहुत क्रोधित हो गए। कितनी घटिया चीज है। अंत में पेंग युआनशान ने उग्रता से नाक बांध सिकोड़ी और पेट में छिपी कड़वाहट लेकर चला गया। वांग टैंग डैन ताइक्सुआन की ओर देखे बिना नहीं रह सका। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? डैन ताइक्सुआन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने अजीब तरीके से कहा, ओल्ड पेन को देखो, वह अब जवान नहीं रहा, लेकिन वह अभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ है। मैं उसे ज्यादा जिम्मेदारियां देता हूं क्योंकि मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। अगर ये दूसरे होते तो मैं उन पर इतना भरोसा नहीं करता। तो उसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वांग टैंग ने बेशर्मी से कहा। वह अपने दिल में खर्राटे ले रहा था। बेशक, मैं उसकी योग्यता की सराहना करता हूं और उसके करियर में उसकी मदद करता हूं। डैन ताइक्सुआन ने बिना किसी आत्मसमझ के सिर हिलाया और जवाब दिया। राष्ट्रपति पेंग चले गए हैं। अगर कुछ नहीं है तो कृपया आप भी चले जाएं। मुझे अभी भी सफाई करनी है और सोना है। वांग टेंग उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने विषय बदल दिया। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हमने कोई गंभीर बात नहीं की है। डैन ताइक्सुआन ने आंखें घुमाई। तो अब आप बोल सकते हैं। लेखक के पास इस अध्याय के लिए शब्द बढ़ाने के लिए लिखने के लिए और कुछ नहीं है, वांग टैंग ने असहाय होकर कहा। 5 खांसी, ठीक है। मुझे देखना है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। अच्छा, चलो पहले तुम्हारी योग्यता के बारे में बात करते हैं। युवा पीढ़ी में तुम वाकई बेहतरीन हो। युवा साथी, तुमने वाकई बहुत बढ़िया तरीके से छुपकर काम किया। तुम 3 सितारा सैनिक स्तर के हो और तुम्हारी युद्ध क्षमता 4 सितारा के बराबर है। इसके अलावा तुम एक बहुतत्व मार्शल योद्धा हो। मुझे गिनने दो। बर्फ, आग, धातु, हवा, क्या और भी कुछ है? डैन ताइक्सुआन ने अपनी उंगलियों से गिनती की। अंत में वो वांग टैंग की ओर मुड़ी और उससे पूछा। नहीं, वांग टैंग ने भावशून्यता से उत्तर दिया। उसने अभी अभी इन 4 तत्वों का ही इस्तेमाल किया था। जब वो अदृश्य दीवार को तोड़ रहा था, तब भी उसके पास अपनी अन्य शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय नहीं था। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि डैन ताइक्सुआन को कुछ पता चल जाएगा। 4 तत्व पर्याप्त थे। अगर उसने अपने अन्य तत्वों को उजागर किया तो उसे चिंता थी कि डैन ताइक्सुआन उसे अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला में भेजने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में चलो इसे 4 तत्वों के रूप में लेते हैं। डैन ताइक्सुआन ने वांग टैंग को एक सार्थक नज़र से देखा। हर मार्शल योद्धा का अपना रहस्य होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। आपको मेरे द्वारा आगे की जांच के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुतत्व मार्शल योद्धा दुर्लभ हैं, फिर भी कुछ हैं। मैं अतीत में कुछ 4 तत्व मार्शल योद्धाओं से मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उन्हें मार दिया ताकि वे परिपक्व न हो सकें। ये कुछ भी नहीं है। अध्याय 195, ए को पकड़ना। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। तुमने कुछ 4 तत्व मार्शल योद्धाओं को मार डाला? वांग टैंग का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका सिर सुन्न हो गया। उसे अपने प्रिंसिपल की गहरी समझ फिर से मिल गई। वह न केवल दुष्ट थी, बल्कि क्रूर भी थी। अरे, उसने जो कहा उसके आधार पर तो वह भी उसके निशाने पर होगा। ये बहुत डरावना था।
वो अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। वांग टैंग सहज रूप से उससे थोड़ा दूर चला गया। उसने इस डरावनी और दुष्ट महिला से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की। तुम मुझसे डरी हुई लगती हो। डैन ताइक्सुआन को लगा कि वह क्या सोच रहा था। जब वह शांत स्वर में बोली तो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। 1 वेल बी इन डॉट सी ओम हा हा प्रिंसिपल, आप अपनी पीढ़ी में बहुत शक्तिशाली और बेजोड़ हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और विस्मय में हूँ। वांग टैंग अजीब तरह से हंसा। लानत है, अगर मैं तुम्हें हरा सकता तो मुझे इस अपमान को सहने और खुद को तुम्हारे सामने मुस्कुराने और झुकने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, बुरा नहीं है, आपकी जुबान बहुत चटपटी है। डैन ताइक्सुआन ने उसे स्वीकारोक्ति भरी नज़र से देखा। उसके होठों के किनारे पर एक हल्की और मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान थी। अचानक उसने कहा, ठीक है, चलो समय बर्बाद नहीं करते, घुटने टेको और मेरे सामने झुको। हो, वांग टैंग दंग रह गया। हम तो बस बात कर रहे हैं, मुझे घुटने टेक कर प्रणाम क्यों करना है? क्या वो चाहती है कि मैं दया की भीख मांगूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह महिला सचमुच निर्दयी है। क्या मुझे घुटने टेकना चाहिए या नहीं? हालांकि वे कहते हैं कि एक आदमी को दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, लेकिन एक और कहावत है कि एक आदमी अस्थायी असफलताओं को सहन कर सकता है। पढ़े लिखे लोग कमाल के होते हैं, वे हर बात कह देते हैं, चाहे आप आगे जाएं या पीछे, बात समझ में आती है। अगर वह घुटने टेकता तो वह थोड़ा डरपोक लगता, लेकिन अगर वह नहीं झुकता तो वह कितनी क्रूर थी। इस आधार पर उसे सचमुच पीट पीट कर मार डाला जा सकता था। वह क्या करे, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे तुरंत जवाब चाहिए। शायद मुझे घुटने टेक देने चाहिए। अगर गरिमा एक गुण है तो मैं इसे उठा सकता हूँ और अपनी गरिमा वापस पा सकता हूँ, है ना? डैन ताइक्सुआन ने देखा कि वांग टैंग दुविधा में था और उसका हाव भाव बदलता रहा। उसने नाक बांध से कोड़ी। क्यों, तुम तैयार नहीं हो? एक सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में क्या मुझे तुम्हारा स्वामी बनने का अधिकार नहीं है? क्या? वांग टैंग एक बार फिर अचंभित रह गया। फिर उसने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। सामान्य मंच मालिक, यह महिला बहुत शक्तिशाली थी। साथ ही उसने जो कहा उसके अनुसार वह एक सामान्य स्तर की मार्शल योद्धा थी। उसे उसका सहारा बनने में कोई परेशानी नहीं थी। वह एक सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा को अपना गुरु स्वीकार कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा उसने अपनी अधिकांश क्षमता पहले ही उजागर कर दी थी। वह उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए अगला सबसे अच्छा तरीका निस्संदेह उसे अपनी तरफ मोड़ना था। हाँ, उनकी टीम में एक शिक्षक भी होगा। उसके दिमाग में कई विचार आए। वांग टैंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। ओह, तुम मेरे मालिक बनने की बात कर रहे हो? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुमने ऐसा कहा होता तो मैं तुरंत घुटने टेक देता। तुम थोड़े शरारती हो। डैन ताइक्सुआन ने उसकी तरफ देखा। मुझ में हिम्मत नहीं है। वांग टैंग के माथे पर ठंडा पसीना फिर से बहने लगा। क्या आप घुटने टेक रहे हैं या नहीं? डैन ताइक्सुआन ने पूछा। प्रिंसिपल, अब 21वीं सदी का मार्शल आर्ट युग है। क्या हमें भी समय के साथ स्वीकृति का तरीका नहीं अपनाना चाहिए? चूंकि उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था, इसलिए वांग टैंग ने इसके बारे में सोचा और अब और घुटने नहीं टेकना चाहता था। ओह, तुम क्या चाहते हो? डैन ताइक्सुआन ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। क्यों न मैं आपको एक कप चाय पिलाऊं और आपके लिए भोजन बनाऊं? यह आपके शिष्य के रूप में मेरी ईमानदारी का प्रदर्शन है, वांग टैंग ने सावधानी से कहा। डैन ताइक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और हंसी। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम घुटने नहीं टेकना चाहते तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ये दिनचर्या अब लोकप्रिय नहीं है। यह सही है, यह सही है। वांग टैंग ने घबराहट में सिर हिलाया। फिर वह एक कप चाय बनाने के लिए दौड़ा और उसे ले गया। मालिक, चाय पियो, बुरा नहीं है, ये बहुत उचित लग रहा है। डैन ताइक्सुआन ने सिर हिलाया। उसने चाय का प्याला संभाला और चाय की चुस्की ली। खाने के लिए आप इसे मेरे बिल पर रख सकते हैं। मेरी ज़रूरतें वाकई बहुत ज़्यादा हैं। जब आप फोर्स शेफ मास्टर के रूप में मास्टर स्तर पर पहुंच जाएंगे तो मैं विचार करूंगा कि मुझे आपके व्यंजन खाने चाहिए या नहीं। वांग टैंग, यह मूर्ख अहंकारी व्यक्ति। ज़रूर मास्टर, वांग टैंग ने सिर हिलाया और कहा। बकवास बंद करो। डैन ताइक्सुआन ने उस पर आंखें घुमाईं। उसने आगे कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास पहले कभी कोई शिष्य नहीं था। अतीत में कई लोगों ने मुझे खेलने के लिए एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए राजी किया। मैंने उन्हें सभी प्रकार के कारणों से अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुझे ये परेशानी भरा लगता है। इस बार ओल्ड पेंग ने मुझे वापस आने के लिए कहा और बताया कि हमारे स्कूल में एक दुर्लभ प्रतिभा प्रकट हुई है। उन्होंने गारंटी दी कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं अनिच्छा से वापस आ गया। हालांकि तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुमने मुझे एक सुखद आश्चर्य भी दिया। मुझे तुम्हारा स्वभाव भी पसंद है, इसलिए मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाने में कोई आपत्ति नहीं है।
इतने सालों में वे बूढ़े लोग मेरे सामने अपने शिष्यों के बारे में शेख ही बघाड़ते रहे, अब शेख ही बघाड़ने की बारी मेरी है। छोटे बदमाश, मुझे निराश मत करो। अगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके परिणाम जानना चाहते हो। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। रायपुर की महिला इस आई संचालित स्टॉक विश्लेषण टूल से अमीर बन गई। फिर उसने वांग तेन को एक जानकार नजर से देखा। वांग तेन का दिल कांप उठा। अचानक उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर उसकी बुरी नीयत में समा गया है। उसने सावधानी से पूछा, गुरुजी, आप जिन बूढ़े लोगों की बात कर रहे हैं, वे कौन हैं? उनके शिष्य कितने शक्तिशाली हैं? मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें बस इतना जानना है कि वे सभी सामान्य स्तर पर हैं। जहां तक उनके शिष्यों की बात है, मुझे सोचने दो। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 6 सितारा सैनिक स्तर का होना चाहिए। हालांकि मुझे उसे देखे हुए 6 महीने हो गए हैं। ये कहना मुश्किल है कि वह अब कहाँ है, डैन ताइक्सुआन ने शांति से कहा। 6 सितारा सैनिक स्तर, और यह उनकी क्षमता थी आधे साल पहले। वांग टैंग को लगा कि वह सिर्फ खुद पर हंस सकता है। उसने सिर्फ एक गुरु को स्वीकार किया था। उसे नहीं पता था कि इतनी सारी परेशानियां होंगी। क्या मैं उसे अपना गुरु नहीं मान सकता? क्या पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है? पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। डैन ताइक्सुआन ने वांग टैंग के विचारों को देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वांग टैंग, मेरा शिष्य बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके फायदे भी हैं। भविष्य में कोई भी तुम्हें आसानी से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने चेन जियांगमिन के मामले के बारे में सुना है। हालांकि वह हमारे स्कूल में एक अपवाद है, लेकिन बाहर भी ऐसे कई मामले हुए हैं। मेरा शिष्य बनने के बाद अगर कोई उनकी वरिष्ठता का फायदा उठाने की हिम्मत करता है, तो मैं तुम्हारे लिए उसे पीट पीट कर मार डालूंगा, डैन ताइक्सुआन ने कहा। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। सुनो सुनो, उसे यही कहना चाहिए। इतने लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में रहने के बाद आखिरकार मुझे मोटी जांघ मिल ही गई। अगर भविष्य में मैं परेशानी खड़ी करूं तो क्या मैं आपके नाम का इस्तेमाल कर सकता हूं? वांग टैंग ने पूछा। मुझे पता है कि तुम एक शरारती व्यक्ति हो। डैन ताइक्सुआन ने उसे घूर कर देखा। हालांकि उसने बेपरवाही से कहा, लेकिन मुझे ये पसंद है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरा नाम इस्तेमाल करो। जो लोग मुझसे डरते हैं वे मुझे ढूंढने की हिम्मत नहीं करेंगे, और जो नहीं डरते उन्हें मेरा नाम बताना बेकार होगा। वांग टैंग, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा सका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मेरे घर पर रिपोर्ट करो। तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे तुम्हें कुछ चीजें सिखानी है। डैन ताइक्सुआन खड़ी हुई और अपने शरीर को फैलाया। वह दरवाजे की ओर चलते हुए जम्हाई लेने लगी। जम्हाई, मुझे अपने बिस्तर की बहुत याद आती है। मैं शायद ही कभी वापस आती हूँ, इसलिए मुझे अच्छी नींद लेनी चाहिए। वांग टैंग उठे और उसे दरवाजे तक भेज दिया। मास्टर, घर सुरक्षित पहुंचो। मास्टर, अपने कदमों का ध्यान रखना। मास्टर, सावधान रहना क्योंकि अंधेरा हो गया है। दस्तक, एक उग्र मुट्ठी वांग टैंग के सिर पर पड़ी। उसकी आंखें भर आईं। जब उसने अपना सिर उठाया तो वांग टैंग डैन ताइक्सुआन की आकृति बिल्कुल भी नहीं देख सका। अध्याय 197, रून पाठ में चुपके से प्रवेश। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। छोटा कौवा अभी अभी अंडे से निकला था और दाना पानी के लिए रो रहा था। जल्द ही उसने सितारा जानवर का लगभग आधा मांस खा लिया और उसका पेट बाहर निकलने लगा। लगता है मुझे भविष्य में कुछ स्टार बीस्ट का मांस जमा करना पड़ेगा। ये बंदा बहुत बड़ा मांसाहारी है। वांग टैंग ने अपने सामने खड़े छोटे कौवे को देखा और मुस्कुराया। छोटे कौवे ने खाना खत्म करने के बाद वांग टैंग की हथेली से रगड़ खाया और उसे नींद आने लगी। खाने के तुरंत बाद सो जाना। तुम वाकई बहुत शांत लग रहे हो, वांग टैंग ने छोटे कौवे को डांटते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक पल सोचा, फिर एक रजाई निकाली और उसे बिस्तर के कोने पर बिछा दिया। ये छोटे कौवे का घोंसला होगा। छोटे कौवे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि यह घोंसला उसके लिए है, इसलिए उसने कुछ बार कांव कांव की और अपने घोंसले में जाकर लेट गया। बहुत जल्द ही वह सो गया। वांग टैंग को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वह छोटा कौवा कोई आम कौवे का बच्चा नहीं था। उसकी जीवटता बहुत मजबूत थी और वह कई मुश्किलों को झेल सकता था। वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जब उसने सब कुछ व्यवस्थित किया तो रात काफी हो चुकी थी। वांग टैंग ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। वह तुरंत सो गया। अगली सुबह वांग टैंग ने होऊ पिंगलियांग और उसके दोस्तों के साथ नाश्ता किया। फिर वे अपनी कक्षाओं के लिए चले गए। सोमवार को उनकी सिर्फ 2 कक्षाएं थीं और दोपहर में 2 घंटे की ट्रेनिंग। बाकी समय के लिए वे इसे स्वतंत्र रूप से बिता सकते थे। वांग टैंग ने सुबह अपना पहला पाठ समाप्त किया। सुबह 10 बजे पाठ समाप्त हुआ। वांग टैंग अपने कमरे की क्षतिग्रस्त स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए रसद भवन गया ताकि स्कूल इसे ठीक कर सके। थर्ड सेक्शन, रूम नंबर 1। उच्च अधिकारियों ने हमें पहले ही सूचित कर दिया है। यदि नहीं तो आपको एक पुष्टिकरण रिपोर्ट लिखनी होगी। रसद विभाग में कर्मचारी एक मध्यम आयु वर्ग की आंटी थी। वो वांग टैंग से बात करते हुए मुस्कुराई।
यह अच्छी बात है। कृपया जल्द से जल्द इसका समाधान करने में मेरी मदद करें, वांग टेंग ने कहा। चिंता मत करो, हमें ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें हमारे विभाग की कार्यकुशलता दिखाएंगे, अधेड़ उम्र की आंटी ने आत्मविश्वास से कहा। वांग टैंग रसद भवन से बाहर निकला और पाठ के लिए रून संकाय की ओर चला गया। 5 संकायों में से युद्ध संकाय और कमान संकाय में अधिक छात्र थे। जहां तक लोहार संकाय, दान संकाय और रून संकाय का सवाल है, छात्रों की संख्या केवल एक कक्षा बनाने के लिए पर्याप्त थी। आज एक रून पाठ था जो युद्ध संकाय में उनके पाठ से मेल नहीं खाता था, इसलिए वांग टैंग ने चुपके से अंदर जाने का फैसला किया। उनकी योजना अच्छी थी, लेकिन कौन सा छात्र उन्हें नहीं जानता था। घंटी बजते ही वो चुपके से मल्टीमीडिया कक्षा में घुस गया। वह सामने वाली सीट पर नहीं बैठा, बल्कि एक कोने में बैठ गया। आगे बैठे छात्रों ने उसे नहीं देखा, लेकिन पीछे की पंक्तियों में बैठे छात्रों ने उसे तुरंत पहचान लिया। वे सभी चौंक गए। वे धीमी आवाज में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। वांग टैंग यहाँ क्यों है? NOVEL-BE-IN.C ओम। एक पर्यवेक्षक के रूप में मुझे याद है कि जब हम अपने संकाय का चयन कर रहे थे तो वह सभी 5 संकायों के लिए आवेदन करना चाहता था। उस समय मुझे लगा कि वह सिर्फ प्रमुखों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मुझे नहीं लगा कि वह वास्तव में आकर हमारी बात सुनेगा। हे, वह बस दूसरों का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा है। वह शायद सिर्फ दिखावा कर रहा है। देखते हैं कि वह कितने दिन टिक पाता है। इससे पहले कि वे बोलना जारी रख पाते, उनके प्रशिक्षक कक्षा में आ गए। शोर तुरंत गायब हो गया और पूरी कक्षा शांत हो गई। प्रशिक्षक ने संतोष में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आप हमारे स्कूल की शैली के अभ्यस्त हो गए हैं। ये बहुत अच्छा है, इसे बनाए रखें और अनुशासन का पालन करें। नीचे बैठे छात्रों ने आंखें घुमाईं। हम इसकी आदत कैसे नहीं डाल सकते? अगर हम देरी से पहुंचते हैं, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही क्यों न हो, तो हमें सजा दी जाएगी और स्टेडियम में दौड़ने, कुछ हजार बार पुश अप करने या कुछ राउंड के लिए मेंढक कूदने के लिए कहा जाएगा। हमें तब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक हम अधमरे न हो जाएं। पाठ छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? वांग टैंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। हुआंघाई के शिक्षक सज्जन दिखते थे, लेकिन उनके दिल काले थे। उनके पास अपने छात्रों को सजा देने के कई तरीके थे। कई कठोर छात्रों को शुरू में इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने प्रशिक्षकों की बात को बार बार परखा। परिणाम स्पष्ट थे। उसके बाद से किसी ने भी खड़े होने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, चलो अब पाठ शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते हमने रूनों की आधारभूत संरचना के बारे में बात की थी। प्रशिक्षक ने अपना पाठ शुरू किया। वांग टैंग पिछले सप्ताह पाठ के लिए नहीं आया था, इसलिए उसके ज्ञान में कमी थी। इसके अलावा उसके पास कोई पाठ सामग्री नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वो असमंजस में था। लेकिन जैसे ही प्रशिक्षक ने अपना पाठ जारी रखा, उसके अंदर से बुलबुले निकलने लगे। फिर वे पोडियम पर गिर गए और फर्श पर लुढ़क गए। दूसरे लोग इस दृश्य को नहीं देख पाते, लेकिन वांग टैंग ने इसे साफ देखा। उसे ये काफी दिलचस्प लगा। उसने उन्हें उठा लिया। बेसिक रून फाउंडेशन 2। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसे लगा कि उसके दिमाग में कहीं से भी सूचनाओं की एक श्रृंखला उभर रही है। कुछ बुनियादी रून ज्ञान के टुकड़े उसके दिमाग में विलीन हो गए। हालांकि यह अभी भी लगातार प्रवाहित होने में सक्षम नहीं था, लेकिन अधिक बुलबुले उठाने के बाद अंतराल जल्द ही भर जाएगा। इसलिए वह चिंतित नहीं था। ऊपर दिए गए प्रशिक्षक ने गंभीरता से पढ़ाया और विशेषता बुलबुले उनसे निकलते रहे। अंत में 40 मिनट का स्व अध्ययन हुआ। वह किनारे पर खड़ा होकर उन्हें सही करता और मार्गदर्शन करता। उस समय बुलबुले भी उसी तरह से दिखाई देते। वांग टैंग नीचे छिपा रहा। उसने सभी विशेषता बुलबुले गंभीरता से उठाए। बेसिक रून फाउंडेशन 2, बेसिक रून फाउंडेशन 3, बेसिक रून फाउंडेशन 1। बेसिक रून फाउंडेशन 1। ये सबक न तो लंबा था और न ही छोटा, लेकिन यह वांग टैंग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कक्षा समाप्त होने में 15 मिनट बाकी थे। वांग टैंग ने विशेषता पैनल पर नजर डाली। बेसिक रून फाउंडेशन 32/100 फाउंडेशन। वो 2 घंटे की क्लास के बाद इस स्तर तक पहुंच पाया। यहाँ कोई भी रून छात्र उसकी बराबरी नहीं कर पाया। एक कीड़े का जीवन कितना एकाकी था। वांग टेंग ने मन ही मन विलाप किया। जब प्रशिक्षक ने आगे बैठे छात्र को मार्गदर्शन देना समाप्त कर दिया, तो वह पीछे की ओर चला गया। जब उसने अपनी आंखें उठाईं, तो उसने देखा कि वांग टैंग एक कोने में बैठा हुआ था। बेशक वह वांग टैंग को जानता था। स्कूल में ऐसे लोग भी थे जो वांग टैंग को नहीं जानते थे, लेकिन वे उस समय व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। ऐसे लोग ज्यादा नहीं थे। लिन युशेक की वांग टैंग के बारे में धारणा अभी भी काफी मजबूत थी। वो उस समय सभी 5 संकायों को चुनने के उसके मूर्खतापूर्ण कार्य के बारे में भी जानता था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि वह गंभीर था। उन्हें लगा कि वह बस मुद्दे की गंभीरता को नहीं जानता था। वास्तविक स्थिति को समझने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपने युद्ध अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा और लोहारी और कीमिया सीखने की परवाह नहीं करेगा।
हालांकि आज उसने अपनी कक्षा में इस छोटे से बच्चे को एक कोने में छिपकर अपना पाठ सुनते हुए देखा। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन उसे यह मज़ेदार भी लगा। वह चुपचाप चला गया। लिन युशेग ने सोचा कि उसका आश्चर्यजनक हमला सभी छात्रों पर काम करेगा, लेकिन वास्तव में वांग टैंग ने पहले ही उसे नोटिस कर लिया था। जब उसने प्रशिक्षक को आते देखा तो उसने जल्दी से मेज पर रखी रून कलम उठाई और पाठ में सिखाई गई मूल रून की आकृति बनानी शुरू कर दी। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी में सुविधाओं का विस्तृत चयन था। उदाहरण के लिए, हर सीट पर रून पेन और रून स्याही रखी हुई थी ताकि छात्र कक्षा में अभ्यास कर सकें। जब लिन युशेग चुपचाप वांग टेन के पीछे आया तो उसने पहले ही पाठ के दौरान सिखाए गए 30 बुनियादी रूनों को खींच लिया था। पहले तो वह बस ये देखना चाहता था कि वांग टैंग लगन से पढ़ाई कर रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन जब उसने वांग टैंग द्वारा लिखे गए बुनियादी रूनों को देखा तो वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वह अपनी योजनाओं को पूरी तरह भूल चुका था और इस चित्र को गंभीरता से देखने लगा। जितना ज्यादा वह उन्हें देखता, उतना ही ज्यादा हैरान होता। इस आदमी में कुछ क्षमता है। अध्याय 198, एक डिश जो रोशनी देती है। पाठ समाप्त होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। कुछ छात्र कुछ प्रश्न पूछने के लिए प्रशिक्षक की ओर देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वह कक्षा के एक विशेष कोने में बैठा हुआ था। प्रशिक्षक क्या कर रहे हैं? क्या यह वांग टैंग नहीं है? वो वास्तव में निरीक्षण करने आया था। प्रशिक्षक उसे रून बनाते हुए देख रहा है। प्रशिक्षक के हाव भाव से लगता है कि कोई समस्या है। अल्पविराम। जिन छात्रों ने शुरू में वांग टेंग को नहीं देखा था, उन्होंने आखिरकार उसे देख लिया। वे खुद को रोक नहीं पाए और आपस में चर्चा करने लगे। अब बहुत से नए छात्रों ने वांग टैंग की योग्यता को पहचान लिया था, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी उससे घृणा करते थे, इसलिए उनके लिए ईर्ष्या के ये शब्द कहना सामान्य बात थी। रिंग रिंग रिंग। जब पाठ समाप्त होने का संकेत देने वाली घंटी बजी तो लिन युशेग कांप उठा। उसे अचानक होश आया। फिर से वांग टैंग की ओर देखते हुए वह थोड़ा हैरान था। उसने 30 बुनियादी रूनों को पहले ही समझ लिया है। मुझे कोई गलती नजर नहीं आती। ये 30 रून ही आधार हैं, लेकिन रूनों का रहस्य वैसा नहीं है जैसा लगता है। ज्यादातर लोग इसे एक महीने में नहीं समझ पाएंगे। क्या यह व्यक्ति अभी नया है या उसने पहले भी यह सीखा है? यदि वह नौसिखिया है तो इस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा से किसी भी प्रकार कम नहीं होगी, भले ही इसकी तुलना उससे न की जा सके। लिन युशेग के दिमाग में विचार उमड़ते रहे। एक पल के लिए वह अपना मन नहीं बना सका। प्रशिक्षक। उसके लगातार घूरने से वांग टैंग को थोड़ा डर लगा, इसलिए उसने धीमी आवाज में प्रशिक्षक को बुलाया। लिन युशेग अपने विचारों से वापस लौटा। उसका चेहरा बदल गया और उसने कोमल स्वर में कहा, वांग टैंग, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम हमेशा मुझसे पूछ सकते हो। नहीं। पाठ समाप्त हो गया है। क्या मैं जा सकता हूँ? वांग टैंग ने पूछा। ओह ठीक है, पाठ समाप्त हो गया है, तुम जा सकते हो। लिन युशेग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और हंसे। वांग टैंग, यदि आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे पाठों को अधिक बार सुनने के लिए आ सकते हैं। क्या आप मुझे पीछे से स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं? मैं आपके लिए आगे की सीट क्यों नहीं बचा सकता? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बात साफ साफ सुन सकता हूँ। भविष्य में मैं अक्सर आपके पाठ सुनने आऊँगा, फिर मैं पहले चला जाऊँगा। वांग टैंग अप्रत्याशित कृपा से अभिभूत था। तुम जा सकते हो। लिन युशेग मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह वांग टैंग से बहुत खुश लग रहा था। सब लोग, पूरी क्लास उलझन में थी, खासकर वे लोग जिन्हें लग रहा था कि वांग टैंग मुसीबत में पड़ जाएगा। वे और भी ज्यादा स्तब्ध थे। प्रशिक्षक, क्या आपने गलत स्क्रिप्ट ले ली या फिर आपने गलत वाक्य पढ़ा? इस सामंजस्यपूर्ण छात्र और शिक्षक संबंध का क्या अर्थ है? अभी कोई भी उस दृश्य को समझ नहीं पा रहा था। वांग टैंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कक्षा से बाहर निकलने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि प्रशिक्षक कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके मन में उसके प्रति कुछ इरादे हों? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। वांग टैंग ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वह भीड़ के साथ कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। दोपहर में वांग टैंग ने अपना युद्ध संकाय का पाठ समाप्त किया और डैन संकाय में चल रहे पाठ के साथ कक्षा में चला गया। वह एक बार फिर चुपके से अंदर घुस गया। प्रशंसक संकाय की कक्षा रून संकाय की कक्षाओं से भिन्न थी। डैन संकाय कीमिया पर आधारित था, इसलिए उनकी कक्षा एक कीमिया प्रयोगशाला की तरह दिखती थी। प्रत्येक सीट के सामने एक भट्ठी थी और उसके बगल में सभी प्रकार के संदंश, मूसल और अन्य उपकरण थे। भट्ठी के नीचे आग जल रही थी, इसलिए छात्र किसी भी समय इसका उपयोग अभ्यास करने के लिए कर सकते थे। इस आवंटन के कारण ये स्थान रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जैसा दिखने लगा। जब उसने पहली बार इस कक्षा को देखा तो उसे ये काफी दिलचस्प लगा। उसे अपने पिछले जन्म में पढ़ी गई किताब हैरी पॉटर याद आ गई। किताब में पोर्शन क्लासरूम की शैली भी इस कमरे जैसी ही थी।
वांग टैंग ने एक कोना ढूंढा और बैठ गया। उसने खुद को कम ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि एक डैन फैकल्टी क्लास में बहुत कम छात्र थे, ये बताना आसान था कि वहां एक अतिरिक्त व्यक्ति था। इसके अलावा वांग टैंग कोई साधारण पुरुष नायक नहीं था, उसकी अभी भी कुछ मौजूदगी थी। डैन संकाय में इस पाठ के प्रशिक्षक का नाम शा झुक्सियू था। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुआ, उसने वांग टैंग को देखा। वह थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी कक्षा में एक अतिरिक्त छात्र है। ऐसा लगता है कि मेरी कक्षा काफी लोकप्रिय है, यहाँ तक कि दूसरे संकाय का एक छात्र भी कक्षा का निरीक्षण करने आया था। गुरुजी, ये युद्ध संकाय से वांग टैंग हैं। एक महिला ने अपना हाथ उठाया और कहा, ओह, तो आप वांग टेंग हैं। शा झुक्सियू ज्ञान में बोलते हुए दंग रह गया। मैंने आपके मामले के बारे में पहले भी सुना है। मैंने सुना है कि आपके पर्यवेक्षक अधिकार को अध्यक्ष पेंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया गया है। उस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे उम्मीद है कि आप कक्षा के नियमों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, चलो पाठ शुरू करते हैं। मैं आज आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के भेदभाव के बारे में बात करूंगा। शा झुक्सियू ने वांग टैंग की ओर सिर हिलाया और फिर बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। उसके मुंह से अलग अलग आकार के कई बुलबुले निकले। उसने उन्हें उठा लिया। आध्यात्मिक जड़ी बूटी भेदभाव 2। आध्यात्मिक जड़ी बूटी भेदभाव 1। आध्यात्मिक जड़ी बूटी भेदभाव 3। पहला पाठ समाप्त हुआ। आध्यात्मिक जड़ी बूटी भेदभाव 31/100 आधार। पाठ के बाद शा झुक्सियू ने देखा कि वांग टैंग पहले ही जा चुका था। वह पूरे पाठ के दौरान बहुत शांत रहा था और उसकी कोई उपस्थिति नहीं थी। उसने बेकाबू होकर अपना सिर हिलाया। ये बस क्षण भर की प्रेरणा से होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो अगली बार फिर आएगा। शाम 7 बजे वांग टैंग स्टाफ छात्रावास में आया। हुआंगहाई सैन्य अकादमी का छात्र छात्रावास पहले से ही काफी भव्य था। कर्मचारी छात्रावास तो और भी अधिक भव्य था। रास्ते में माहौल शांत और शांतिपूर्ण था। सभी इमारतें विला जैसी थीं और पेड़ अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। वांग टैंग को तो यहाँ तक लगा कि ये घर डियर गार्डन के विला के बराबर हैं। हालांकि इन विला को शयनगृह कहना थोड़ा अनुचित होगा। प्रिंसिपल के रूप में डैन ताइक्सुआन को उनके रहने की स्थिति के अनुसार सर्वोत्तम उपचार प्राप्त हुआ, भले ही वो अधिकांश समय स्कूल में नहीं रहती थीं। वांग टैंग ने दरवाजे के सामने घंटी बजाई। डैन ताइक्सुआन ने दरवाज़ा खोला। वह अपने पजामे में जम्हाई ले रही थी। उसके बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे और वह आधी नींद में दिख रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम यहाँ हो। उसने एक बार वांग टैंग की ओर देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। वह मुड़ी और अपने घर में चली गई। अंदर आ जाओ, जाते समय दरवाज़ा बंद कर लेना। बोलते बोलते वह रसोई में चली गई और अपने लिए एक गिलास पानी भर लिया। फिर उसने उसे गटक लिया। वांग टैंग असहाय महसूस कर रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और घर के अंदर चला गया। डैन ताइक्सुआन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वांग टैंग केवल असहजता से वहीं खड़ा रह सका। वह चुपके से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेना नहीं भूला। कमरे में बहुत सी सुविधाएं थीं, लेकिन रहने के कोई खास लक्षण नहीं थे। यह एक ऐसा घर लग रहा था जिसका अभी अभी जीर्णोद्धार हुआ है, सिवाय इसके कि टेबल पर आधा अधूरा खाना रखा हुआ था। वो एक घरेलू औरत की तरह दिखती है, वांग टैंग ने चुपके से शिकायत की। बैठ जाओ। डैन ताइक्सुआन ने अपना पानी खत्म कर लिया, लेकिन उसने उसके लिए पानी डालने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह सोफे पर बैठी हुई उससे सहजता से बात कर रही थी। उसने टेबल से फ़ोन उठाया और एक बटन दबाया। कॉल लग गई। उसने फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से कहा, मेरे लिए कुछ खाना लाओ। वांग टैंग उसके बगल में सोफे पर बैठ गया। वह इतना थक गया था कि अब और शिकायत नहीं कर सकता था। जब उसने डैन ताइक्सुआन की शक्ल देखी तो उसने अंदाज़ा लगाया कि वह दिन भर की नींद के बाद अभी अभी उठी है और उसने कुछ भी नहीं खाया है। इसलिए वह मुख्य विषय पर बात करने से पहले उसके खाने के खत्म होने का इंतज़ार ही कर सकता था। तुम्हारे गुरु ने तो खाना भी नहीं खाया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाली पेट पढ़ाऊं? डैन ताइक्सुआन को पता था कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उसने दयनीय भाव से उससे कहा, कार्य अभिनय जारी रखो। वांग टैंग ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। हालांकि ऊपर से उसने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, आपने मुझे गलत समझा। मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? मुझे सिखाने से पहले आपको अपना पेट भरना होगा, अगर नहीं तो मुझे ग्लानि होगी। जैसा कि मेरे प्रिय शिष्य से अपेक्षित था। आप जानते हैं कि अपने गुरु की देखभाल कैसे करनी है। डैन ताइक्सुआन भावुक हो गया। हा, वांग टैंग के होठों के कोने फड़क उठे। हे नाटक राजा। वैसे भी डैन ताइक्सुआन ने सोफे पर झुककर शांति से कहा, मैं आपकी अधिकांश योग्यता को समझ गया हूँ। आपकी तुलना आपके साथियों से नहीं की जा सकती। आप पहले से ही उनसे आगे हैं। यह आपका फायदा है। हालांकि सुस्त मत बनो। आपको नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने साथियों और युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं से आगे निकलने की जरूरत है। वे आपके प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। आपको दूरदर्शी होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को स्कूल तक ही सीमित न रखें। तुम्हारा गुरु मेरे साथियों के बीच अजेय है।
मैं बड़े योद्धाओं को भी तब तक हरा सकता हूं जब तक वे अपनी मां के लिए रो न पड़ें। मेरे शिष्य के रूप में तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कमजोर भी नहीं होना चाहिए। नोव एल बी JNN। वांग टैंग ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसका मालिक थोड़ा डरावना था। अपने साथियों के बीच अजेय, क्या वो शेखी बघार रही है, डींग मार रही है या शेखी बघार रही है? डैन ताइक्सुआन ने दिखावा किया कि उसने उसके हाव भाव नहीं देखे। उसने आगे कहा, हालांकि जिस तरह हमें मुंह से मुंह मिलाकर खाना चाहिए, उसी तरह हमें कदम से कदम मिलाकर चलना भी चाहिए। जब मार्शल आर्ट की बात आती है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे तीसरे और चौथे साल में कई प्रतिभाएं हैं। आपका रास्ता हमारे स्कूल से शुरू होगा। मैं आपको एक लक्ष्य दूंगी। कल से आप शीर्ष 100 छात्रों में से एक को तब तक चुनौती देंगे जब तक आप शीर्ष पर नहीं पहुंच जाते। मास्टर, आप मुझे सबके सामने निशाना बना रहे हैं। अगर मैं एक नए छात्र के रूप में अपनी पहचान के साथ एक दिन में एक व्यक्ति को चुनौती देता हूं, तो मैं निश्चित रूप से स्कूल का सार्वजनिक दुश्मन बन जाऊंगा। वे मुझसे नफरत करेंगे। वांग टैंग अवाक रह गया। तुम किस बात से डरते हो? डैन ताइक्सुआन ने उसे डांटा। तो क्या हुआ अगर तुम उन्हें हराने के बाद पूरे स्कूल के सार्वजनिक दुश्मन बन गए? वे केवल तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुमसे डरेंगे। शक्तिशाली लोग केवल शक्तिशाली लोगों के ही मित्र होंगे। उनके पास मित्रों की कमी नहीं है। ठीक है, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सही है। वांग टैंग ने जब उसे क्रोधित होते देखा तो वह केवल सिर हिलाकर जवाब दे सका। रायपुर की महिला इस AI संचालित स्टॉक विश्लेषण टूल से अमीर बन गई। AI ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। खैर, वह वही था जिसने उसे अपने स्वामी के रूप में पहचाना। वो कहावत कैसी है, स्वामी और महिलाओं को पालना कठिन है। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति उसका मालिक होने के साथ साथ एक महिला भी थी। वह उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वैसे भी उसे किसी बात का डर नहीं था। उसे बस यही लगता था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मजबूत बनने का यही एकमात्र रास्ता नहीं था। वे सभी सहपाठी थे। उन्हें बिना किसी कारण के दुश्मन क्यों बनना पड़ा, यह अच्छा नहीं था। अब तक डैन ताइक्सुआन को भी स्थिति का एहसास हो चुका था। वांग टैंग मुसीबत से डरने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह दूसरे वर्ष के सभी छात्रों को धोखा नहीं देता और प्रशिक्षक से बात करने की हिम्मत भी नहीं करता। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हालांकि मार्शल योद्धाओं के बीच चुनौतियां आम हैं। ज्यादातर लोग अपनी हार के लिए आपसे नफरत नहीं करेंगे जब तक कि वह संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति न हो। अगर आप दूसरे व्यक्ति जितने शक्तिशाली नहीं हैं तो ये स्वाभाविक है कि आप हार जाएंगे। वे बस 3 या 5 साल तक कड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं और फिर उस व्यक्ति को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए मुझे कहना होगा कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, डैन ताइक्सुआन ने कहा। वांग टैंग को पता था कि वह ये सब उसके लिए कर रही है। जब उसने देखा कि वह उसे इतने धैर्य से समझा रही है, उसने सिर हिलाया और कहा, मास्टर, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है। इतना सख्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊंगा? डैन ताइक्सुआन मुस्कुराई और अपने हाथों को स्पष्ट रूप से लहराया। वांग टैंग को लगा कि वो अविश्वसनीय है। उसके लिए उसके जैसे मालिक के साथ सहज महसूस करना मुश्किल होगा। इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। छोटे तेंगजी, दरवाजा खोलो, डैन ताइक्सुआन ने उसे आदेश दिया। वांग टैंग, लिटिल टैंगजी को नरक में भेजो। मेरा नाम लिटिल टैंगजी नहीं है, आप लिटिल टैंगजी हैं। फफिट, मुझे परवाह नहीं कि आपका नाम क्या है, आप मुझे लिटिल टैंगजी नहीं कह सकते। वांग टैंग गुस्से में लगभग बेहोश हो गया। उसे लग रहा था कि वह इस महिला के हाथ में पड़ने वाला है। एक बार फिर उसने सवाल किया कि क्या उसे अपना स्वामी मानना कोई गलती थी। जल्दी करो, तुम्हारा मालिक भूखा है, डैन ताइक्सुआन ने उससे आग्रह किया जब उसने देखा कि वह लंबे समय से नहीं हिला। वांग टैंग ने एक लंबा चेहरा बनाया। वह बड़बड़ाता रहा, अगर यह सच न होता कि मैं उसे हरा नहीं सकता, अगर यह सच न होता कि मैं उसे जीत नहीं सकता। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोला। दरवाजे के बाहर एक मोटा आदमी खड़ा था। जब उसने दरवाजे पर वांग टेंग को देखा तो वह उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि उसने गलत दरवाजा खटखटाया है, इसलिए उसने घर का नंबर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ईमानदारी से कहूं तो वह थोड़ा अनाड़ी और प्यारा लग रहा था। यह सही स्थान है, आप मुझे खाना दे सकते हैं, वांग टैंग ने कहा। ओह, ठीक है। मोटे आदमी ने घर का नंबर देखा और पुष्टि की कि वह सही घर पर आया है। फिर उसने अपने हाथ में खाने के डिब्बे वांग टैंग को थमा दिए। उसने कुछ नहीं पूछा, बस वांग टैंग को दरवाज़ा बंद करते हुए देखता रहा। फिर वह बाहर खड़ा रहा और अपनी ठुड्डी को छूते हुए कुछ पल के लिए विचार करता रहा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बाईं मुट्ठी से अपनी दाहिनी हथेली पर मुक्का मारा और खुद को सिर हिलाया। ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है। जहां तक उसकी समझ का प्रश्न है, कौन जानता था। जब वांग टैंग ने खाने का डिब्बा मेज पर रखा तो डैन ताइक्सुआन ने उत्साह से उसे खोला। पूरे कमरे में एक तीव्र सुगंध फैल गई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है?
वांग टैंग की नज़र अनियंत्रित रूप से भोजन पर टिक गई। सुनहरी किरणें चमक उठी। ये बहुत ही स्पष्ट था, वो अंधा हो रहा था। क्या ये संभव है कि यह वही प्रसिद्ध चमकदार भोजन था? वांग टैंग दंग रह गया। क्या कहानी में कुछ अजीब बात आ गई थी? यह एक मार्शल आर्ट की कहानी थी, मास्टर शेफ की कहानी नहीं। जब उसने वांग टैंग को ऐसे घूरते देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो, तो डैन ताइक्सुआन मुस्कुराया और बोला, देखा, यह एक फोर्स शेफ मास्टर का काम है। अगर तुम मेरे लिए खाना बनाना चाहते हो तो तुम्हें यह मानक अपनाना होगा। क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने खाना भेजा था? वो एक फोर्स शेफ मास्टर है। वांग टैंग, वो अनाड़ी और प्यारा मोटा एक बल शेफ मास्टर था। अध्याय 200, चुनौतीपूर्ण शीर्ष 100 अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टैंग अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए डैन ताइक्सुआन के घर से बाहर निकला। वह बिगड़ा हुआ लग रहा था। जब भी वो इस तथ्य के बारे में सोचता था कि उसे डैन ताइक्सुआन के हाथों में अपनी जीविका चलानी होगी, तो उसे तुरंत अपना भविष्य अंधकार में महसूस होने लगता था। उसने अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। इस समय डैन ताइक्सुआन का घर एक राक्षस गुफा जैसा लग रहा था। यह अंधेरे में डूबा हुआ था। अल्पविराम। वांग टेंग ने डैन ताइक्सुआन की सलाह का पालन किया और रसद विभाग की दूसरी मंजिल पर आ गया। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कर्मचारी अभी भी काम कर रहे थे। वांग टैंग ने अपनी मंशा व्यक्त की, ब्लैक जेड क्रीम। कर्मचारी एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सीधे कहा, 100 स्कूल क्रेडिट के लिए एक। आप इसे 5 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? वांग टैंग ने जब कीमत सुनी तो उसे फिर से निराशा महसूस हुई। यह इतना महंगा क्यों है? नहीं, यह महंगा नहीं है। ये पैसे के हिसाब से अच्छा है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने भावशून्यता से कहा। वांग टैंग को पूरा शक था कि डैन ताइक्सुआन रसद विभाग की बिक्री में मदद कर रहा था। अगर नहीं, तो वो उसे ब्लैक जेड क्रीम खरीदने के लिए क्यों मूड बनाएगी? एक के लिए 100 स्कूल क्रेडिट, तुम मुझे क्यों नहीं लूटते? आप तो ये भी कहते हैं कि यह महंगा नहीं है। आपका सिर महंगा नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसे कई छात्रों को देखा है। वे सभी सामान बदलना चाहते थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने स्कूल क्रेडिट सुना तो वे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे मैं उनके शरीर से मांस का एक टुकड़ा निकाल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम सभी को खरीदने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। अधेड़ ने अपना सिर हिलाया और कहा। वांग टैंग अवाक रह गया। बातें सस्ती होती हैं। अपनी कीमत तो देखो, कौन खरीदने को तैयार होगा? लेकिन उसे अपनी हालत और कल रात फिर से होने वाली क्रूर ट्रेनिंग याद आ गई। उसके पास दांत पीसते हुए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मुझे एक दे दो। यह सही है। तुम ज्यादा स्कूल क्रेडिट कमा पाओगे, इसलिए इसे ज्यादा मत पकड़ो। ये तभी सार्थक है जब तुम इसे खर्च कर दोगे। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने आखिरकार मुस्कुरा दिया। वांग टैंग ने ब्लैक जेड क्रीम ली और जाने के लिए मुड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल दर्द से सिकुड़ रहा है। जब उसने दूसरे वर्ष के छात्रों की चुनौतियों को स्वीकार किया, तो उसने इतनी मेहनत करने के बाद भी हर मैच में केवल 100 स्कूल क्रेडिट अर्जित किए। हालांकि इस बेवकूफ़ ब्लेड जेड क्रीम के लिए वास्तव में 100 स्कूल क्रेडिट की आवश्यकता थी, और वह इसे केवल कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकता था। उसने अभी जो स्कूल क्रेडिट एकत्र किए थे, उनका उपयोग इस अथाह गड्ढे को भरने के लिए किया जाना था। लगता है मुझे स्कूल क्रेडिट हासिल करने के लिए दूसरे तरीके खोजने होंगे। वांग टैंग ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए जोर से सोचा। वैसे भी, चूंकि मुझे स्कूल के शीर्ष 100 छात्रों को चुनौती देनी है, इसलिए मैं इसे बिना किसी खर्च के नहीं कर सकता। ये कठिन काम है। क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ? इस बारे में बात करते हुए, स्कूल के शीर्ष 100 छात्रों को चुनौती देना थोड़ा रोमांचक लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे एक गिरोह बनाकर मुझे मार डालेंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मुझे इस बारे में ध्यान से सोचने दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टैंग अपने छात्रावास में वापस जाते हुए पूरे रास्ते सोचता रहा। जब वह अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि क्षतिग्रस्त लिविंग रूम की मरम्मत पहले ही हो चुकी थी। उनकी कार्यकुशलता सचमुच अद्भुत थी, वांग टैंग ने कहा। उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। एक काली छाया तुरंत झपट कर आई और कांव कांव करने लगी। ये लगभग दयनीय लग रहा था। वांग टैंग ने अपना सिर थपथपाया। ओह, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था। लोग उसके कमरे की मरम्मत करवाने आ रहे थे, इसलिए जब वह गया तो उसने अपना बेडरूम बंद कर दिया था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि स्कूल में कुछ हो जाएगा, लेकिन उसे डर था कि यह छोटा सा बच्चा भाग जाएगा और खो जाएगा। वह एक दिन भी वापस नहीं आया। उसने बस इतना किया कि सुबह बाहर जाने से पहले उसके लिए कुछ तारा जानवर का मांस छोड़ गया। जाहिर है कि यह छोटे कौवे के लिए पर्याप्त नहीं था। अब वह भूखा होगा। यह मेरी गलती है, मेरी गलती है। वांग टैंग ने छोटे कौवे के सिर को सहलाया। उसने सितारा जानवर का मांस निकाला और उसे खिलाया। छोटे कौवे ने जब भोजन देखा तो उसने तुरंत अपना बुरा मूड सबसे ऊंचे स्वर्ग से परे फेंक दिया। बेशक उसे नहीं पता था कि सबसे ऊंचा स्वर्ग क्या है, उसे केवल खाने की परवाह थी।
धीरे धीरे खाओ, तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। वांग टैंग को डर था कि छोटा लड़का घुट जाएगा, लेकिन वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। छोटा कौवा आसानी से खा गया। एक निवाला मांस का एक टुकड़ा। उसका गला मशीन की तरह हिलता रहा और सब कुछ निगल गया। वह बेकार में चिंतित था। कुछ देर बाद छोटा कौवा आखिरकार संतुष्ट हो गया। वह कमरे में इधर उधर घूमकर बाएं दाएं डोलने लगा। वांग टैंग का जबड़ा लगभग खुला रह गया। ये थोड़ा ज्यादा तेजी से बड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक दिन पहले ही अंडे से निकला है, फिर भी यह पहले से ही चलने में सक्षम है। तुम इतने मजबूत क्यों हो? दुर्भाग्यवश उसके पंख अभी तक नहीं उगे थे। वांग टैंग को इसकी परवाह नहीं थी और उसने उसे जो करना था करने दिया। उसने अपने कपड़े और ब्लैक जेड क्रीम ली और बाथरूम में चला गया। उसने अपने कपड़े उतारे और गर्म पानी छोड़ा। जैसे ही गर्म पानी बहने लगा, उसने ब्लेड जेड क्रीम को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। ब्लैक जेड क्रीम पर दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि इसे लगाने के बाद आपको गर्म पानी में भिगोना होगा। इससे दवा के अवशोषण में मदद मिलेगी। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा यदि पानी गर्म हो और भाप निकल रही हो, जिससे आपके शरीर की त्वचा की एक परत जल जाए। वांग टैंग वाकई बहुत क्रूर था। उसने तापमान को सबसे ज्यादा कर दिया। बाथटब भर जाने के बाद उसने अपना हाथ पानी में डुबोया और उसकी हथेली के चारों ओर अग्निबल बहने लगा। गर्म पानी का तापमान बढ़ता रहा। जब वांग टैंग को लगा कि यह काफी हो गया है, तो उसने पानी का तापमान जांचने के लिए अपना पैर अंदर डाला। अचानक उसे लगा कि वह शायद मौत की तलाश में है। हालांकि दवा के अवशोषण को तेज करने के लिए उसने खुद को मजबूर किया और दर्द से कराहते हुए बाथटब के अंदर बैठ गया। हौंफना, मैं पक रहा हूँ। उसके माथे से भाप उठने लगी। जैसे ही वो पानी में उतरा, उसे लगी भीषण गर्मी ने लगभग उछलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बहुत जल्द ही ब्लैक जेड क्रीम से एक ठंडी और बर्फीली अनुभूति फैलने लगी। इसने उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और गर्म पानी की गर्मी को बेअसर कर दिया। मैं समझ गया, तो ये ब्लैक जेड क्रीम का असर है। मुझे पता था कि यह इतना पागलपन भरा नहीं होगा। आधे घंटे बाद गर्म पानी का तापमान सामान्य हो गया। वांग टैंग के शरीर पर लगी ब्लैक जेड क्रीम भी अपने आप कम होने लगी। वह तरोताजा महसूस करते हुए बाथटब से बाहर निकला। उसके शरीर की थकान और दर्द बहुत कम हो गया था। एक बार औषधीय गुण मेरे पूरे शरीर में फैल जाए तो मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा, वांग टैंग ने सोचा। उसने अपना शरीर पोंछा, अपना पजामा पहना और अपने बाल सुखाए। फिर वह अपने बेडरूम में वापस गया और बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने साधना शुरू कर दी। बल का प्रवाह ब्लैक जेड क्रीम के रूपांतरण और अवशोषण में मदद करेगा। जब मेरे पास समय होगा तो मैं रेजिंग बुल स्किल सीखूंगा। मार्शल आर्ट सीखने से पहले आपको पहले हारना होगा। हारना भी एक तकनीक है। एक शांत रात। अगले दिन वांग टैंग हमेशा की तरह अपनी कक्षाओं में गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मंगलवार को कक्षाएं बहुत व्यस्त थीं, इसलिए उसके पास अन्य संकायों के पाठों को देखने का समय नहीं था। वह केवल पाठ समाप्त होने का इंतजार कर सकता था ताकि वह वहां जाकर गुण सीख सके। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जब वह वहां गया तो अन्य छात्र पहले ही जा चुके थे। इसके अलावा वह बस वहां से गुजर रहा था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और एक ही विचार से उसने सभी बुलबुले झाड़कर उन्हें इकट्ठा कर लिया। उसे ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं थी। ये सरल और सुविधाजनक था। दोपहर में भोजन समाप्त करने के बाद वांग टैंग ने दोपहर के आराम के समय का उपयोग शीर्ष 100 छात्रों के छात्रावास में जाने के लिए किया। प्रथम अनुभाग कमरा नंबर 100। हालांकि यह लाइन के आखिरी छोर पर स्थित घर था, फिर भी यह पहला खंड था। ये हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के 100 सबसे शक्तिशाली छात्रों में से अंतिम छात्र का प्रतिनिधित्व करता था। स्कूल शुरू होने से पहले उसने सीनियर भाई झू ताओ को ये कहते हुए सुना था कि शीर्ष 100 छात्र कम से कम 3 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा थे और वे सभी कई मिशनों से गुजरे थे। वे वास्तविक युद्ध में अनुभवी थे और उनकी क्षमता की तुलना सामान्य छात्रों से नहीं की जा सकती थी। हालांकि वांग टैंग चिंतित नहीं थे। अपनी मौजूदा युद्ध क्षमता के साथ उनके लिए शीर्ष 100 में से आगे की रैंक वाले छात्रों को चुनौती देना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन उन्हें अभी भी पीछे के छात्रों को हराने का भरोसा था। उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि शीर्ष 100 छात्र शायद ही कभी स्कूल में होते थे। उन्होंने अपने मॉड्यूल लगभग पूरे कर लिए थे, इसलिए आमतौर पर वे मिशन के लिए बाहर होते थे। अगर वे स्कूल में नहीं होते तो वह डैन ताइक्सुआन द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर पाते। यदि वो कार्य पूरा नहीं कर पाया तो क्या उसे रात में कष्ट होगा? जब उसने उस अप्रत्याशित महिला के बारे में सोचा जो एक शैतान की तरह थी, तो वांग टैंग ने महसूस किया कि उसे अस्थायी रूप से कम प्रोफाइल रखना चाहिए और जो कार्य उसने उसे सौंपा था उसे ठीक से पूरा करना चाहिए। वो आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। सौभाग्यवश किसी ने जवाब दिया। जो व्यक्ति बाहर आया वह लंबा और जवान आदमी था। हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा लग रहा था। उसका चेहरा मूंछों से ढका हुआ था। वांग टैंग। वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने वांग टैंग को पहचान लिया। हाँ, मैं ही हूँ। सीनियर यूक्यून, क्या आप आज रात फ्री हैं? वांग टैंग ने पहले ही इस नंबर 100 सीनियर की जांच कर ली थी।
दरअसल यह मुश्किल नहीं था। शीर्ष 100 छात्रों की रैंकिंग थी। ये स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाया गया था, इसलिए कोई भी इसे देख सकता था। बेशक छात्रों का सिर्फ संक्षिप्त परिचय ही था। स्कूल ने सभी विवरण नहीं बताए, लेकिन वांग टैंग के लिए ये काफी था। तुम क्या चाहते हो? मैं समलैंगिक नहीं हूं। यूक्यून ने कुछ सोचा था। उसका चेहरा बदल गया और वह अचानक एक कदम पीछे हट गया। वांग टैंग को तुरंत ही झटका लगा। वह वहीं पर जम गया। WQNMLGB। वांग टैंग गुस्से से लगभग फट पड़ा, लेकिन उसने आज के मकसद के बारे में सोचा और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसने कहा, वरिष्ठ, मैं आपको चुनौती देने आया हूं। मुझे चुनौती दो। यूक्यूंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने वांग टैंग को डरावनी नजर से देखा। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे खेद है, मैं अपने स्वामी की अवज्ञा नहीं कर सकता, वांग टैंग ने उत्तर दिया। तुम्हारे पास एक गुरु है। यूक्यूंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने कहा, जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, तुम अभी कुछ समय पहले ही विश्वविद्यालय में आए हो, फिर भी तुम पर पहले से ही एक प्रशिक्षक की नज़र पड़ गई है, या यूं कहें कि यह राष्ट्रपति हो सकता है। वांग टैंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, शाम 7 बजे मार्शल आर्ट एरेना। सीनियर, आप आएंगे, है ना? आप सचमुच बहुत आश्वस्त लग रहे हैं, यूक्यून ने कहा। कम या ज्यादा? अगर नहीं, तो मैं तुम्हें ढूंढने आने की हिम्मत नहीं करूंगा, वांग टैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी और तुम्हें शीर्ष 100 की ताकत दिखाऊंगी, यूक्यून हंसा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वांग टैंग बिना कुछ और कहे मुड़ा और चला गया। यूक्यून दरवाजे पर खड़ा था और उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं क्योंकि उसने वांग टैंग को दूर जाते देखा। फिर उसने अपने प्रशिक्षक का नंबर डायल किया और उसे वांग टैंग की चुनौती के बारे में बताया। साथ ही वह ये भी जानना चाहता था कि वांग टैंग का गुरु कौन है। दुर्भाग्य से उसके प्रशिक्षक ने उसे उत्तर नहीं बताया। उसने असहाय होकर कहा, बाद में उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाओ। यूक्यून ने फोन काट दिया। उसके प्रशिक्षक ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि वांग टैंग का गुरु विद्यालय का कोई उच्च अधिकारी होगा। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को गुरु की तलाश करने की जरूरत नहीं होती। शक्तिशाली लोग उस पर नजर रखेंगे। मेरे विपरीत, मुझे याद है कि अपने गुरु को पाने से पहले मैंने कितनी मेहनत की थी, यूक्यून ने खुद से कहा। अस्थायी तौर पर केवल कुछ ही लोगों को पता है कि वांग टैंग यूक्यून को चुनौती दे रहा था। ये दूसरे वर्ष के छात्रों की चुनौतियों की तरह सभी को नहीं पता था। शाम 6 बजे के बाद यूक्यून स्टेडियम में आया। जब उसने देखा कि वांग टैंग नहीं आया है, तो वह सीधे मार्शल आर्ट के मैदान में चला गया। वहां वो मार्शल आर्ट क्षेत्र के बीच में खड़े हो गए और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस समय स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को अंततः यह एहसास हो गया कि कुछ होने वाला है। नहीं, यूक्यून। वो अखाड़े में गया। क्या वो आज रात किसी के साथ द्वंद्वयुद्ध करने की योजना बना रहा है? अरे, ये बहुत बड़ी खबर है। 100 नंबर की लड़ाई, जल्दी करो और सबको खबर बताओ कि देखो। ये बात सार्वजनिक रूप से ज्ञात थी कि कोई भी व्यक्ति शीर्ष 100 छात्रों की रैंकिंग को चुनौती दे सकता है। जो जीतेगा वो रैंक में ऊपर चढ़ जाएगा। यह एक सम्मान था। कुछ लोगों ने होश संभाला और अपने मोबाइल फोन निकालकर अपनी कक्षा के वीचैट ग्रुप में संदेश भेजे। कुछ अपने रूममेट्स को बताने चले गए। 10 मिनट से भी कम समय में बहुत सारे लोग स्टेडियम में उमड़ पड़े। जब वांग टैंग आया, तब भी वह अपने फोन पर बात कर रहा था। मुझे पता है, मैं द्वंद्वयुद्ध के बाद वापस चला जाऊंगा। मैं क्यों दिलाई बरतूंगा? मैं निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं नहीं जीत पाया तो क्या होगा? तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा, मैं स्टेडियम में हूँ, मैं अब और बात नहीं कर सकता। क्या मैं फ़ोन रख सकता हूँ? पुष्टि मिलने के बाद वांग टैंग ने फ़ोन काट दिया। उसने राहत की लंबी सांस ली और कहा, हे भगवान, औरतें वाकई परेशान करने वाली होती हैं। महिला चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो अपवाद नहीं है। जब वांग टेंग ने दूर से यूक्यून को मैदान में खड़ा देखा, तो वह आगे बढ़ा। अचानक एक मोटे आदमी ने उसे चुपके से पीछे खींच लिया। जूनियर वांग टेंग, तुम हो? मैं कमांड फैकल्टी का तीसरे वर्ष का छात्र हूँ, झूगे शियाओलियांग, मोटे ने कहा। अरे, आपका नाम तो बहुत प्रभावशाली है, वांग टैंग ने आश्चर्य से कहा। बेशक, मेरा असली नाम जुगे चांगलियांग है, लेकिन मैं जुगेलियांग की बहुत प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम बदल लिया। मैं अभी जुगेलियांग की उपलब्धियों की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाऊंगा। उस समय मैं अपना नाम बदलकर जुगेडालियांग रखूंगा, जुगे जियाओलियांग ने कहा। परफेक्ट, आप एक जीनियस हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। वांग टैंग अवाक रह गया। तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोलते हो। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, क्योंकि तुमने मुझे रोक दिया है? ओह, यह इस तरह है। यूक्यून किसी के साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है। मैंने शर्त लगाई है।
मुझे नहीं पता कि चुनौती देने वाला कौन है, लेकिन ये तीसरे वर्ष का छात्र होना चाहिए। इसलिए ऑड्स कम हैं, 3:1। क्या आप रुचि रखते हैं? झूगे शियाओलियांग ने धीमी आवाज में वांग टेंग से बात करने से पहले अपने चारों ओर ध्यान से देखा। वांग टेंग हैरान रह गया। ध्यान रहे, स्कूल अपने सख्त अनुशासन के लिए जाना जाता था। यह मोटा लड़का वाकई ऐसा करने की हिम्मत कर रहा था। फैटी झूगे, तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तुम कितनी बार पकड़े गए हो? तुम में अभी भी सट्टेबाजी का अड्डा खोलने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक बगल से एक मजाकिया आवाज आई। अरे, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। तुमने मुझे डरा दिया। झूगे शियाओलियांग ने अपनी छाती थपथपाई, जो बल के कारण हिल गई थी। उसने गुस्से में कहा, यू जुएक्सिन, कृपया बिना आवाज किए मत आना। अगर मुझे दिल का दौरा पड़ता है तो क्या तुम मुझे मुआवजा दोगे? ठीक है, तुम बहुत साहसी हो और तुम्हारा दिल भी बड़ा है। कोई भी मुझसे डर सकता है, लेकिन तुम नहीं डरोगे। जो व्यक्ति आया, उसने कहा, तुम खेलना चाहते हो, है ना? मैं 100 स्कूल क्रेडिट लगाऊंगा। मैं यू क्यून के जीतने पर शर्त लगाता हूँ। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? तुम अभी भी खेलना क्यों चाहते हो? झूगे शियाओलियांग ने आश्चर्य से पूछा। हम प्रशिक्षकों के तरीकों को जानते हैं, डरने की क्या बात है? यू जुएक्सिन ने बेपरवाही से कहा। ठीक है, चूंकि तुमने खेलने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हारे क्रेडिट लेने की हिम्मत करूंगा। झूगे शियाओलियांग मुस्कुराया और वांग टैंग की ओर देखने लगा। तुम क्या सोचते हो, जूनियर वांग टैंग? क्या तुमने इस पर विचार करना समाप्त कर दिया है? मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। तुमने मुझे क्यों ढूंढा? वांग टैंग ने पूछा। इसमें उत्सुकता की क्या बात है? नए छात्रों को बेवकूफ़ बनाना आसान है। सभी नए छात्रों में से आपके पास सबसे ज़्यादा क्रेडिट हैं। अगर वह आपको बेवकूफ़ नहीं बनाता, तो वह किसे बेवकूफ़ बनाएगा? यू जुएक्सिन ने कहा। झूगे शियाओलियांग, हाँ, वांग टैंग मुस्कुराया। मैं भी 100 स्कूल क्रेडिट की शर्त लगाऊंगा। मैं चैलेंजर पर शर्त लगाता हूँ। झूगे शियाओलियांग ने सोचा कि वह इसमें भाग नहीं लेगा, इसलिए उसे यह सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसने अचानक अपना सिर उठाया। ठीक है, तुम बहुत सीधे हो। तुम्हें पता है कि वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तो फिर तुम अभी भी दांव क्यों लगा रहे हो? यू जुएक्सिन हैरान थी। वांग टैंग ने जवाब दिया, मैं अभी भी 100 स्कूल क्रेडिट खर्च करने में सक्षम हूँ। मैं बस मौज मस्ती कर रहा हूँ। आप पहले नए छात्र हैं जिन्हें मैंने देखा है जो इतने अमीर हैं, यू जुएक्सिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वांग टैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने 100 स्कूल क्रेडिट जुगे शियाओलियांग को दिए और भीड़ में घुस गया। वह अखाड़े की ओर चल पड़ा। जब यू जुएक्सिन और जुगे शियाओलियांग ने उसे अखाड़े में चलते देखा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। काफी देर की खामोशी के बाद उन्होंने एक शब्द कहा, फक।